और तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये एफ कॉस, क्योंकि इधर पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, फ्रिक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे तब आएगा, तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि फ्रिक्शन नहीं है, तो एफ कॉस अल्फा के लिए ये आगे जा रहा है और इसका मास है m, ये एफ कॉस अल्फा के लिए आगे जा रहा होगा। तो इसका जो एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ होगा ना, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक में जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है, वो ड्यू टू दैट फोर्स ओनली, एफ कॉस अल्फा। एफ कॉस अल्फा के लिए ये फोर्स लगा होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास तुम्हारा क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। इतना हमें समझ आता है क्या? एक्सीलरेशन हमें मिल चुका है क्या? ठीक है, अब बात ये है कि ये कब, ये जो एफ है ना वो केटी है, वो भी लिख देते चलो, एफ जो है ना वो केटी कॉस अल्फा बाई एम। तो बच्चों लेक्चर नंबर 7 में आज हम लोग कुछ और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को इधर पे देखने जा रहे। तुम अगर देखोगे तो ये चैप्टर में ज्यादा तुम्हें टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, इतना ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। जो लास्ट अगर तुम चैप्टर्स में देखोगे तो टॉपिक्स, नंबर ऑफ टॉपिक्स ज्यादा था, इसमें अगर देखोगे तो नंबर ऑफ टॉपिक्स इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। इधर पे वेरिएशन, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन का अगर वेरिएशन अगर देखो ना तो बहुत ज्यादा है। इसलिए इस चैप्टर को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन से ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा वेरिएशन को तुम सीख पाओगे। जैसे कि नॉर्मल हम लोग ने सीखा था, टेंशन हम लोग ने सीखा था, एफबीडी बनाना हम लोग ने सीखा था, तो अभी तक हमने जो भी सीखा उससे तुम्हारा हाई लेवल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। इसलिए मुझे और वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन तुम्हें इधर पे क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करवाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ अलग अलग वेरिएशन का इस चैप्टर में क्या आता है, क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस तुम कर रहे हो वो ज्यादा करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो मैं आज तुम्हें कुछ पीवाईक्यूज का भी क्वेश्चन जो अलग अलग कॉन्सेप्ट का है वो भी कराऊंगा, और साथ साथ में मैं तुम्हें ऑफलाइन जो हम लोग शीट में जो करवाते हैं, ऑफलाइन बैचेस का जो भी होता है उसको भी मैं इधर पे करवा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो देखना आज का भी वेरिएशन होगा। तो हम लोग ने कब लास्ट टॉपिक पढ़ा था, याद करो, नॉर्मल, तुम्हारा टेंशन, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो उतना बहुत पहले पढ़ा था, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन ही करते आ रहे हैं कि ये नॉर्मल, ये टेंशन को कैसे कैसे इसको चेंज कर हो सकता है, टेंशन कैसे मासलेस के लिए कैसे टेंशन वेरी होता है, और मास अगर आ गया तो टेंशन का कैसे वेरी होता है, नॉर्मल तुम्हारा ब्लॉक और ब्लॉक अगर एक साथ अगर चिपका हुआ है तो कैसे हो सकता है, अगर एक्सपायर है तो कैसे हो सकता है। तो अलग अलग वेरिएशन का मैंने तुम्हें इधर पे क्वेश्चन लास्ट क्लास तक भी करवाया, और आज भी हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होने वाला है। और जेई एडवांस का भी क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, 2 सवाल शायद मैंने इधर पे लाया है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्यूडो फोर्स को स्टार्ट करेंगे। मतलब आज हम लोग इतना अगर कर लेंगे तो नॉर्मल टेंशन और एमजी तुम्हारा वेट जो फोर्स होता है वो हम लोग आज क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्यूडो फोर्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, जहां पे ये क्वेश्चन देखो, तुम अगर सब कुछ तुम्हें पता है लेकिन ये क्वेश्चन करने जाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, पेन चलेगा नहीं। क्यों पेन नहीं चलेगा? क्योंकि तुम्हें नहीं पता उसका क्या बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट ये कहां से आएगा, ये थ्योरी से आ सकता है क्या? ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये थ्योरी से नहीं आता है। वो जितना तुम क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये सब क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई अच्छा किताबों में मिलेगा, कोई पीवाईक्यू में मिलेगा, तो ऐसे ही मैं ढूंढता रहता हूँ। अगर पीवाईक्यू में मुझे मिल जाता है तो किताब वाला सवाल नहीं लाता हूँ, मैं पीवाईक्यू ही वाला लाता हूँ, ठीक है, ताकि पीवाईक्यू देख लो तो तुम्हारा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे और हमें ये कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। अच्छा, तो पीवाईक्यू से मैं समझा देता हूँ इसको, मैं कॉन्सेप्ट के साथ में नहीं समझा रहा हूँ, डायरेक्ट पीवाईक्यू से समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक बैलून है, ठीक है, और ये जो बैलून है इसका मास m है, ठीक है, इसका मास m है, और ये बैलून तुम्हारा क्या हो रहा है, डिसेंडिंग विथ एक्सेलरेशन a, मतलब ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट्स मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a, मतलब ये पहला वाला कंडीशन है, और सेकंड वाला कंडीशन में, ये पहला वाला कंडीशन है और सेकंड कंडीशन में ये बताया गया कि इससे कितना मास मैं हटा दूं, ठीक है। लेट्स से इससे मैं डेल्टा एम मास क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, ठीक है। इससे कितना मास मैं हटा दूं, इससे मैं कितना मास हटा दूं, तो अभी कुछ मास एम डैश हो गया होगा इसका, तो इससे मैं कितना मास हटा दूं ताकि ये नीचे आ रहा था, इसके वेट इधर पे mg पक्का ज्यादा लगने देखो ये mg पक्का ज्यादा हो रहा होगा, इसके वजह से वो नीचे आ रहा है। तो अभी क्या करना है, तुम्हें मास को हटा देना है। तुम बोलोगे सर हवा में बैलून है तो ये नीचे ही तो आएगा ना, ये ऊपर क्यों जाएगा? अरे हवा में एक चीज होता है, वो मैं अभी बताऊंगा तुम्हें, बायंसी तुमने सुना होगा,
ठीक है, क्लास तुम बोल सकते हो 9 या 8 में ही तुम सुन लेते हो कि बायनेंसी क्या होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायनेंसी तुमने सुना होगा। तो ये एक हवा में है, मतलब एक एटमॉस्फेयर में है, तो ये जो एटमॉस्फेयर का जो मॉलिक्यूल है ना, वो इसको हमेशा एक बायन फोर्स, तो एक बायनेंसी बोल सकते हो, जिसको मैं बी से अभी डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बी मतलब बायनेंसी, बायन फोर्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये तुम्हारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, ये फ्लूइड में मिल जाएगा हमें, तब ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये तो तुम्हारा एनएलएम का क्वेश्चन हो गया। लेकिन इधर बायनेंसी का देखो तुम्हारा कॉन्सेप्ट चाहिए होगा, ये बायन फोर्स हो गया। बायन फोर्स मतलब एक अपवर्ड फोर्स हो गया। ठीक है, ये हमेशा जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड मतलब कोई लिक्विड हो गया, एयर हो गया, एयर भी एक फ्लूइड होगा। ठीक है, तो ये सब एक फ्लूइड है, ये फ्लूइड इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग बायन फोर्स बोलते हैं। तो पक्का ये mg ज्यादा होगा, इसके वजह से बायनेंसी कम होगा और ये नीचे की तरफ जा रहा है अभी। ठीक है, अच्छा याद रखना, बायन फोर्स हमेशा सेम ही लगेगा, क्योंकि हवा जो तुम जिस मीडियम में हो वो तो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से बायन फोर्स इसमें भी सेम लगेगा, लेकिन बायन फोर्स अगर सेम लग रहा है तो इस मास को कमा दो, मतलब इसको कुछ m डैश कर दो, इसको कुछ m डैश कर दो, सो दैट ये चीज कम हो जाएगा, बायन फोर्स ज्यादा हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देगा। बोलो समझ आया कि नहीं, ये था कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बायनेंसी का और कुछ नहीं, सिर्फ वही बी लिखना था उसमें, और कुछ नहीं। तुम सोचोगे सर ये फॉर्मूला क्या होगा, वो सब आएगा फ्लूइड में, बट इधर पे तुम्हें ये सिर्फ पकड़ना है कि इधर से सबसे पहला अगर कंडीशन देखोगे, पहला कंडीशन से तुम क्या बता सकते हो, बोलो तो मुझे बता सकते हो कि mg माइनस, तुम क्या बता सकते हो, mg माइनस बायन फोर्स। ठीक है, नीचे की तरफ ज्यादा है ना, तो ma, ये पहला इक्वेशन तुम्हारा आ गया। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन तुम देख सकते हो, सेकंड इक्वेशन में ये ज्यादा होगा पक्का, बायन फोर्स माइनस m डैश। m डैश क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि कुछ मास हटाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ मास हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m डैश है। ठीक है, अभी m डैश का वैल्यू लिखूंगा मैं, कुछ मास हटा दिया ना, तो m डैश क्या हो जाएगा तुम्हारा, पहले m था, अभी तुमने कुछ मास हटा दिया, पहले m था और अभी तुमने उस m से, लेट से डेल्टा m मास तुमने हटा दिया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m डैश का वैल्यू। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते कि बायन देखो, ये बायन फोर्स कट जाएगा, जब इसको प्लस करोगे, प्लस करते ही तुम्हें दिख जाएगा कि 1 और 2 को मैं अगर प्लस करता हूं तो तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, ऐड कर दो दोनों को, तो ये कट जाएगा, तो mg माइनस m डैश g इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बोलो, ma प्लस m डैश है। ठीक है, हमें बस डेल्टा m का वैल्यू निकालना है, दैट इज द रिमूव्ड मास। ठीक है, यही तुम्हारा रिमूव्ड मास है, तो रिमूव मास अगर तुम्हें चाहिए तो डेल्टा m का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो डेल्टा m का वैल्यू अगर इधर से चाहिए तो तुम क्या निकाल सकते हो, इधर पे पहले पुट करना पड़ेगा वैल्यू, दैट इज m डैश का जो वैल्यू है वो है m माइनस डेल्टा m, साथ में क्या आ जाएगा g। इधर पे भी अगर देखोगे तो m माइनस डेल्टा m और साथ में क्या आ जाएगा a। इधर से तुम g को कॉमन ले लो तो m माइनस, पहले m मिलेगा और बाद में डेल्टा m मिल जाएगा। ठीक है, इधर से a कॉमन ले लो, पहले m मिलेगा, फिर m मिलेगा और फिर डेल्टा m मिलेगा तुम्हें और a मिल जाएगा। बोलो इतना a तो लिख लिया मैंने पहले, बताओ इतना समझ आ रहा है क्या, ये इजी बात है ना। तो ये अगर समझ आ रहा है तो इस जगह से मैं इधर पे लिख रहा हूं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये डेल्टा mg हो गया। ये अगर देखोगे तो ये 2m हो गया और ये माइनस डेल्टा m हो गया, ए 2m माइनस डेल्टा m। तो इधर से हमें डेल्टा m निकालना है, तो ये डेल्टा mg, इधर से अगर देखोगे तो ये 2ma है और ये डेल्टा m a। ठीक है, तो इधर से ये जब इस साइड आएगा, डेल्टा m को कॉमन ले लेना और ये मिल जाएगा तुम्हें g प्लस a, 2ma मिल जाएगा। तो डेल्टा m का वैल्यू निकल गया, दैट इज इतना मास जब तुम निकाल लोगे ना किसी भी बैलून से, तो वो पहले नीचे जा रहा था, अभी ऊपर जाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से सब कुछ करेक्ट है, मुझे जितना याद आ रहा है कि यही इसका आंसर दिया हुआ था। फिर भी एक बार देख लेना, कैलकुलेशन देख लो। इजी बात है क्या, हाँ इजी बात है, अगर हमें बायन फोर्स का अगर कॉन्सेप्ट पता होता तो। ठीक है, और एक क्वेश्चन लाया हो कि एक क्वेश्चन देख के सर ने एक क्वेश्चन करवा दिया, हमें इतना ज्यादा समझ नहीं आया, तो दूसरा क्वेश्चन में चलो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुम्हें लगता है ये नहीं आया, देखो ये 20 कब आया था, ये देखो ये आया है तुम्हारा 14 में।
लेकिन ये कब आया है, ये आया है 25 में। सेम क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज, ठीक है। तो तुम्हें ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा। तो इसमें भी सेम चीज है कि अभी m है इसका टोटल मास, ठीक है, इसका टोटल मास m है और वो a एक्सेलरेशन से क्या हो रहा है, असेंड हो रहा है या डिसेंड हो रहा है, मूविंग अप, ठीक है। a एक्सेलरेशन से वो अप जा रहा है, ठीक है, a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और इसका मास है m। तो तुम्हें बताना है कि कितना मास में रिलीज कर दूं या तो रिमूव कर दूं so दैट बैलून जो है वो मूविंग अप हो जाए विथ एक्सेलरेशन 3 है। मतलब पहले a था, अभी इसका जो एक्सेलरेशन हो जाए वो 3a हो जाए। गिवन दैट इसका जो मास है अभी वो m डैश हो गया है। मतलब मैंने ये m डैश का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा m डैश, कितना हो जाएगा, पहले m था और m से मैंने कुछ डेल्टा m मैंने उस इधर से निकाल लिया होगा, ठीक है। m डैश का वैल्यू समझ आ गया ना, पहले m था अभी कुछ निकाल लिया, उसके बाद कितना है तो m डैश मैंने लिख दिया उसको। अच्छा, इसका सिर्फ बना लो कि तुम्हें पता है कि एक बायोन फोर्स होगा ऊपर की तरफ, इसके वजह से तो ये ऊपर जा रहा है, ये mg कम पड़ गया, ये बायोन फोर्स ज्यादा पड़ गया, इसके लिए बायोन फोर्स उसको ऊपर लेके जा रहा है। ये बायोन फोर्स हमेशा हर जगह सेम लगता है, ठीक है। बायोन फोर्स क्या लगता है, बायोन फोर्स दोनों ही केस में सेम लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि बायोन फोर्स ये एटमॉस्फेयर उसको दे रहा है, एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल्स है यार, मॉलिक्यूल्स जो है वो उसको दे रहा है, तो वो तो चेंज नहीं हो रहा है, चाहे मास चेंज हो जाए बट वो तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा हो, वो वॉल्यूम में डिपेंड करता है, वॉल्यूम। तो एयर का जो वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम नहीं, एयर का वॉल्यूम, क्योंकि एयर उस पे दे रहा है फोर्स, ठीक है। बायोन फोर्स एयर तुम्हारा बॉडी पे बायोन फोर्स दे रहा है, ठीक है। तो ये जो तुम इक्वेशन लिखोगे ना, सबसे पहला अगर इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन लिखो जल्दी जल्दी। पहला इक्वेशन अगर लिखोगे वो हो जाएगा बायोन फोर्स माइनस mg इजिकल टू ma हो जाएगा, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बायोन फोर्स, सेकेंड इक्वेशन में भी ऊपर ही तो जा रहे हैं ना हम लोग, तो बायोन फोर्स माइनस mg, बायोन फोर्स माइनस m डैश g इक्वल टू, इस बार हो जाएगा m डैश और उसका कितना है 3a, ये इक्वेशन 2 है। मेरे हिसाब से इक्वेशन 1 से तुम क्या करो, बायोन फोर्स का वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, ठीक है। तो तुम्हें इक्वेशन 2 कैसा मिल जाएगा बताओ। इक्वेशन 2 देखने में कैसा दिखेगा, अभी बायोन फोर्स के जगह में इधर से बायोन फोर्स इक्वल टू हो जाएगा mg प्लस क्या हो जाएगा ma। बायोन फोर्स कैसा दिखेगा तुम्हें, mg प्लस ma दिखेगा, और ये m डैश के जगह में m डैश का वैल्यू बिठा देता हूं, m माइनस डेल्टा m, हमें डेल्टा m चाहिए, ठीक है। डेल्टा m इज द रिमूव मास, g हो जाएगा, और m डैश का फिर से वैल्यू बिठाना है, डेल्टा m, और साथ में इधर पे अभी 3a कर देना है, ठीक है। तो आई होप इधर से तुम्हारा डेल्टा m का वैल्यू आ जाएगा। तो m है, ये माइनस m होगा, ठीक है। इधर से माइनस mg कर दो, तो ये माइनस mg और ये प्लस mg है, ये माइनस mg कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर पे सिर्फ और सिर्फ ma रहेगा, और इधर पे ये प्लस डेल्टा m g आ जाएगा, और इधर पे अगर देखोगे तो ये 3ma हो जाएगा, 3ma हो जाएगा, और माइनस 3 डेल्टा ma हो जाएगा, ठीक है। हमें डेल्टा m चाहिए, तो डेल्टा mg इधर अगर देखोगे डेल्टा m g, और इधर पे भी डेल्टा m है, उसको इस तरफ लेके आओ, तो 3 डेल्टा ma इस तरफ मिलेगा, और इसको इस तरफ लेके जाओ तो ये हो जाएगा 2ma। इधर से अगर डेल्टा m को कॉमन लोगे तो तुम्हें डेल्टा m को अगर कॉमन लोगे, डेल्टा m तुम्हारा आ जाएगा, डेल्टा m को अगर कॉमन लोगे, डेल्टा m अगर कॉमन लोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा g प्लस 3a आ जाएगा इक्वल टू 2 डेल्टा ma। तो इधर से डेल्टा m का जो भी वैल्यू आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस 3a, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है कि नहीं देख लेते चलो। 2ma डिवाइडेड बाई g प्लस 3a, 2ma डिवाइडेड बाई ma डिवाइडेड बाई g प्लस 3a, एक ही बात है, ठीक है। तो ऑप्शन आता है इसका सेकंड वाला, देख लो एक बार कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं तुम्हें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है,
ये इजी क्वेश्चन है। व्हेन टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज दिस देन इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक लिफ्ट है, हमारे पास एक लिफ्ट है। ठीक है, लिफ्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें ये तो इसमें तो ये सिंपल दिया हुआ है, जिसमें पैसेंजर भी कभी कभी दिया रहता है, लिफ्ट के अंदर पैसेंजर है, तो तब तुम्हें पैसेंजर का भी मास ऐड करना पड़ेगा। याद रखना, टोटल जो तुम इधर पे mg लिखोगे तब लिफ्ट प्लस पैसेंजर का मास देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो इजी है, इसमें पैसेंजर नहीं दिया हुआ है, तो लिफ्ट का मास दिया हुआ है 2000 kg। तो 2000 kg होने से तो नीचे की तरफ कितना लगेगा, 2000 हो गया ये, और एक जीरो लगाना पड़ेगा, इतना न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। और इसमें कुछ ऐसे रहता है, देखना ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे क्या रहता है, ये केबल्स रहते हैं, केबल्स, इधर से केबल्स, इधर से केबल्स। तो इन केबल्स में जो टेंशन लग रहा है ना, वो टूटी मत कर देना, टोटल टी लग रहा है। ठीक है, दोनों मिला के कितना टेंशन लग रहा है, टी लग रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कितना टेंशन लग रहा है, इन केबल्स में जो टेंशन लग रहा है उसको मैंने टी मान लिया। ठीक है, तो दोनों मिला के टी है, दोनों मिला के टेंशन कितना लग रहा है, इधर पे टी लग रहा है। ठीक है, तो ये जो टेंशन टी ऊपर लग रहा है, नीचे 2000 लग रहा है। ठीक है, और सपोर्टिंग, अच्छा टेंशन टी दिया हुआ है, सपोर्टिंग केबल का टेंशन टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2800 न्यूटन। ठीक है, इतना दिया हुआ है। देन इट्स एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कौन ज्यादा है, इधर देख लो कौन ज्यादा है, ये 2800 है और ये 2800, 28,000 और ये है 20,000, तो पक्का ऊपर का ऊपर ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये माइनस ये। ठीक है, इक्वेशन अगर लिखना है मुझे तो 28 और इधर आ जाएगा 20। ठीक है, ये माइनस ये इक्वल टू एम है। इसका एम कितना है, इसका एम है 2000 और साथ में ए लगा दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8000 आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 2000 और इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ए जितना आ जाएगा ना, ए आ जाएगा तुम्हारा 8000 बाई दिस, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना, कुछ है नहीं इसमें कॉन्सेप्ट सीखने का, हमें बस इक्वेशन लगाना था, ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इक्वल टू एम ए। ठीक है, आंसर आ गया। चलो आगे, ये देखो ये एडवांस का सवाल है और ये कुछ अच्छा सवाल है। ठीक है, ये अच्छा है, अच्छा सवाल में है। ठीक है, एनएलएम में अगर देखोगे तो ये अच्छा सवाल है। इसमें क्या हो रहा है कि एक ब्लॉक को मैंने इधर पे रेस्ट से, ये इनिशियली इस पॉइंट में जब था ना तब वो रेस्ट में था, U इक्वल टू 0 से मैंने इसको इधर से रिलीज कर दिया। इसको अगर रिलीज कर दोगे ना, बी पॉइंट में आते आते ये ऐसा ऐसा इसका वेलोसिटी ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, या तो अगर अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं दिखाऊं तो तुम्हें ऐसा दिखेगा, इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा। ठीक है, एक्चुअली इसको ऐसे गिर जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, बट वो ऐसे ना गिर के इस पॉइंट में आने के बाद, इस पॉइंट में आने के बाद वो ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जाके फिर सी पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, ये बात हो रहा है। तो हमें चाहिए कि ये देखना, ये सब दिया हुआ है कि ये पहले 60 डिग्री का इंक्लाइन में है, फिर वो 30 डिग्री का इंक्लाइन में, वो सब दिया हुआ है, फिर इधर √3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये 60 दिया हुआ है, तो ये सब क्यों दे रहा है, ये हाइट वगैरह निकालने के लिए दे रहा है। ठीक है, वो हम लोग निकाल लेंगे। हमें चाहिए कि द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी, देखो बी पॉइंट में स्पीड चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक्स द सेकेंड इंक्लाइन। जब सेकेंड इंक्लाइन को ने हिट किया तब तुम्हें क्या बोलना है, तब तुम्हें उसका वेलोसिटी बोलना है। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक बी एट द पॉइंट बी, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी इमीडिएटली आफ्टर इट स्ट्राइक द सेकेंड इंक्लाइन। और एक क्वेश्चन है इसमें, द स्पीड ऑफ द ब्लॉक, मतलब ये 8 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 4 पैराग्राफ है। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट सी इमीडिएटली बिफोर इट लीव्स द सेकेंड इंक्लाइन, और जब इधर से निकल गया वो भी हमें चाहिए। देखो ये इधर आके इधर से जब निकल जाएगा तब भी हमें वेलोसिटी चाहिए, हमें दो जगह का इधर पे वेलोसिटी निकालना है। तो सबसे पहले ए को निकालते हैं हम लोग। ठीक, ए में अगर तुम देखोगे तो हमारे पास, हमें ये पता है कि ये हाइट पहले निकाल लेते। देखो ये हाइट हमें चाहिए होगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, ये बता पाओगे क्या, ये हाइट कितना हो जाएगा। तो इधर पे ये ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें 60 डिग्री का, ये √3 दिख रहा है तुम्हें, ये हाइट दिख रहा है तुम्हें, 1060 लगा सकते हो तुम। 1060 कितना हो जाएगा, एज बाई √3 हो जाएगा, और 1060
3 होता है, तो ये √3 ये आ जाएगा 3 मीटर। ये हाइट कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ए पॉइंट में देखना v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस as अगर मैं इधर पे अप्लाई करूं, ठीक है, ट्वाइस अगर मैं अप्लाई करूं, ठीक है, याद रखना मैं इस बार क्या कर रहा हूं, मैं हाइट ये वाला ले रहा हूं, मैं डिस्प्लेसमेंट ये वाला ले रहा हूं, तो जी भी ये ही लेना पड़ेगा, ये नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये जी नहीं ले रहा हूं मैं, ये जी ले रहा हूं, क्योंकि हाइट मुझे ये मिल चुका है ना, तो मैं क्यों बेकार में ये हाइट निकाल के फिर से मैं करूं, तो मुझे ये हाइट मिल चुका है, तो जी भी इस डायरेक्शन का ले लो, हाइट भी इस डायरेक्शन का ही ले लो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इधर v² माइनस u² इक्वल टू ट्वाइस as यूज कर सकता हूं, जहां पे u तो 0 है, u तो इनिशियल 0 है, v तो हमें चाहिए कि b पॉइंट में कितना होगा। ठीक है, और इधर पे अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखोगे तो कितना हो गया, ट्वाइस a के जगह में मैं अभी कितना बिठाऊंगा 10, और s के जगह में हम लोग बिठाएंगे 3, तो ये तुम्हें दिखेगा कि 60 आ गया। ठीक है, v² 60 आ गया, तो v आ जाएगा तुम्हारा √60। ठीक है, तो ये देखते ही लोग आंसर मार देते कि v60। हमें ये नहीं पूछा है, हमें पूछा है ये तो जस्ट बी पॉइंट में जब आया था, बट हमें पूछा है इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइक, मतलब इसमें स्ट्राइक हुआ है। ठीक है, मतलब इसमें स्ट्राइक हुआ है, आफ्टर स्ट्राइक होने के बाद जब ये स्ट्राइक होगा ना, तो इसका 2 कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा। ये आंसर नहीं है, √60 आंसर नहीं है, इसका 2 कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये इधर पे स्ट्राइक हुआ है। देखना इधर पे ये, इसको वार्क एनर्जी से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वार्क एनर्जी जो जिससे मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वार्क एनर्जी तुम नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग NLM लगा के इसको कर सकते हैं। जब ये बिफोर अगर तुम देखोगे, बिफोर द कोलिशन इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, मतलब ये जो आया है ना वो इस डायरेक्शन में आया है, जो आया है, तो जो v अभी आया है वो इस डायरेक्शन में आया है, इस डायरेक्शन में आया है। ठीक है, अच्छा ये हमें समझ आ गया, इस डायरेक्शन में आया है, अभी कोलाइड होगा। ठीक है, इधर पे एक देखो ना ऐसे बन गया ना, तो अभी कोलाइड होगा, कोलाइड होने से उसका 2 डायरेक्शन का वेलोसिटी आएगा। लेकिन ये जो कोलिशन हो रहा है ना वो इनलास्टिकली हो रहा है, इनलास्टिकली इधर पे हो रहा है, ये दिया हुआ है देखना, कोलिशन बिटवीन ब्लॉक आर टोटली इनलास्टिक। मैं समझाऊंगा इसका मतलब। ठीक है, इधर चाहिए होगा, इसका मतलब से भी बहुत हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, तो अगर तुम देखोगे ये 30 है, और ये ट्राइंगल देख लो एक बार, ये ट्राइंगल में ये 90 होगा और ये 30 होगा, या तो ऐसे ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो। ये अगर तुम देखोगे ये 60 अगर हुआ, ठीक है, ये अगर तो तुम्हारा कौन सा चीज 60 होगा, मैं ये समझ आ रहा है ना कि ऐसे आ रहा है ना, तो ये तुम्हारा 60 हो जाएगा। ठीक है, ये देखना ये ऐसे आ रहा है, ये इधर पे इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 60 बनाना है, लाइन के साथ भी ये लाइन 60 बनाएगा, और ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब 30 और इधर पे भी 30 होना चाहिए, तो ये 30 का 60 बनेगा। समझेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल, तो मैंने वो कर दिया इधर पे, तो ये 60 बन रहा है, ये 30 बन रहा है, मतलब तुम्हें इधर पे एक वेलोसिटी मिला है दैट इज √60। इसका 2 कंपोनेंट अभी तुम्हें इधर पे तोड़ना पड़ेगा, एक तो इधर पे आएगा दैट इज cos 30 आ जाएगा, और एक तो तुम्हारा इस तरफ आएगा जो इसका 90 डिग्री में है, बनाओ, इसका 90 डिग्री में एक आएगा दैट इज दिस v sin 30। समझ आ गया, तो ये इनलास्टिक कोलिशन है। इधर पे मैं लिख देता हूं, इधर पे जो भी हो रहा है वो इनलास्टिक कोलिशन हो रहा है। अभी मैं बोलता हूं कि इलास्टिक कोलिशन अगर होता, मैंने तुम्हें लास्ट उसमें भी अगर देखोगे तो मैंने अच्छा क्वेश्चन कराया, उसमें भी कुछ जगह में इलास्टिक लिखा हुआ था, इलास्टिक एक में लिखा हुआ था। इलास्टिक का मतलब ये हो जाता कि इधर पे जितना वेलोसिटी, देखो इसको 2 वेलोसिटी मिला है, एक तो ये इस तरफ जाने के लिए और एक तो इस तरफ। अगर ये कोलिशन इलास्टिक होता तो ये जो कंपोनेंट होता ना ये उस तरफ आ जाता, पूरा कंपोनेंट इस तरफ आ जाता, इस तरफ आ जाता। ये कंपोनेंट जो इस तरफ उसको मिला है ना ड्यू टू कोलिशन, इसको एक वेलोसिटी इस तरफ मिला है, वो उल्टा होके इस तरफ आ जाता, और ये बॉल ऐसे, ये ब्लॉक ऐसे आके ऐसे ऊपर चला जाता, ऐसे आके ऐसे ऊपर, मतलब ऐसे आके ऐसे ऊपर जाके इसके बाद गिरता नीचे। ठीक है, थोड़ा ऊपर जाता, बट अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि इनलास्टिक है, मतलब ये कंपोनेंट का वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो क्या हो गया, वेनिश हो गया। इनलास्टिक मतलब एनर्जी लॉस हो जाना, तो ये कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या हो गया होगा, खत्म हो गया होगा। तो ये इधर से जाम नहीं किया, ये इधर से जाम नहीं करेगा, अगर जाम करना है तो ये इलास्टिक कोलिशन होता। इलास्टिक कोलिशन होने से वेलोसिटी क्या हो जाता, ऑपोजिट होके इसको जितना वेलोसिटी से स्ट्राइक होता उसको ऑपोजिट मिल जाता। ठीक है,
तो ये ऑपोजिट वेलोसिटी इस बार नहीं होगा क्योंकि ये इनलास्टिक कोलिजन है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे आके स्मूथली वो ऐसे चला जाएगा, स्मूथली वो ऐसे चला जाएगा। समझ आ गया ना? नहीं तो वो कैसे होता, नहीं तो वो कैसे होता, मैं दिखाता हूँ इधर। नहीं तो ऐसे आके ये वेलोसिटी जो है ना, ये वेलोसिटी उल्टा होके इसको इधर मिल जाता, और ये वेलोसिटी है तो वो ऐसे आके ऐसे गिर जाता है, कुछ होता ऐसे आके वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट से ऐसे वो निकल जाता, कुछ ऐसा कुछ होता उसके साथ। उसके बाद ग्रेविटी उसको खींच लेता तो नीचे आ जाता। ठीक है, इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि इनलास्टिक हो रहा है, तो ये बात पूरा आराम से आके इधर आके ये वेलोसिटी जीरो हो गया, तो इसलिए वो ऐसे चला जाएगा, वो ऐसे चला जाएगा। तो अगर देखोगे तो आफ्टर स्ट्राइक उसके पास एक ही वेलोसिटी है, क्योंकि ये जीरो हो चुका है तो एक ही उसका वेलोसिटी आगे तो जा रहा है, मतलब ये वेलोसिटी है, ये जीरो हो चुका है, दैट इज v cos 30 डिग्री। ठीक है, तो जो पार्ट ए का जो आंसर होगा वो आ जाएगा तुम्हारा, पार्ट ए का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा v एट, अरे v एट अगर हमें क्या चाहिए, v एट b अगर हमें चाहिए तो कौन सा वेलोसिटी लोगे, तो v एट b जो वेलोसिटी लोगे हो दैट वेलोसिटी विल बी v cos 30 डिग्री है क्या? हाँ 30 डिग्री। तो v हमें मिल चुका है, दैट इज √60 का ये आ जाएगा √3/2। तो इसको ही अगर पूरा रूट में लिखोगे ना तो 63 और ये 2 है ना, तो इसको 4 कर देना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 है ना, ये आ जाएगा 2 के, अच्छा 4 से डायरेक्ट इसको वो कर सकते, तो 1545 ये आ जाएगा √45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पहला वाला आंसर आ गया। अभी दूसरा वाला आंसर निकालते हैं। दो पार्ट है, एक पार्ट हम लोग ने सॉल्व कर लिया, अभी इसका दूसरा वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला पार्ट में देखना, पहला वाला पार्ट का ही एक क्या है वो दूसरा वाला पार्ट में यूज होगा। हमें ये पता है √45 आ चुका है उस वेलोसिटी, तो अभी डायरेक्ट हो जाएगा। ये कैसे डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि एक वेलोसिटी क्या है, तो फिर से मैं अगर सी पॉइंट में वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, मैं क्या यूज कर सकता हूं, v² - u² = ट्वाइस as में यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो हमें चाहिए v एट c और u इस बार हमें पता है। देखना सी पॉइंट में अगर चाहिए ना तुम्हें, सी पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो हमें चाहिए, तो इस पॉइंट का अगर चाहिए तो ये ही लोगे ना वेलोसिटी, ये वेलोसिटी अगर तुम देखोगे तो कितना हो जाएगा, v cos 30, मतलब हमें कितना मिल चुका था, √45 मिल चुका था, तो √45 जब इधर रखोगे तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 45 हो जाएगा, और ट्वाइस ए के जगह में मैं जी पकड़ रहा हूँ, जी मतलब 10 पकड़ रहा हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि जी इस तरफ पकड़ा तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरफ पकड़ो, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए। देखो ये 30 है, फिर से इधर बना रहा हूं, ये 30 है और ये है तुम्हारा 3√3, ये हाइट हमें चाहिए, तो 1030 इस बार लगेगा, और इस बार आएगा एज बाई 3√3, और इस बार ये 1/√3 आएगा, और ये आएगा एज बाई 3√3। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे तो एच का वैल्यू फिर से आ गया 3, इसमें भी 3 मीटर ही आया है एच का वैल्यू। ठीक है, तो इधर पे 3 मीटर बिठा देना, तो ये आ जाएगा 3060 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √105 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये देखो एडवांस का क्वेश्चन है जो थोड़ा सा क्रिटिकल है, अगर ये पार्ट देखोगे तो थोड़ा सा क्रिटिकल है। ठीक है, ये पार्ट तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बाकी अगर ये पार्ट समझ लोगे तो ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, चलो आगे देखना। अभी देखो हम लोग और एक कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हो गया, फिर हम लोग ने एक एडवांस का अच्छा क्वेश्चन देख लिया, अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, दैट इज मिनिमम फोर्स का कॉन्सेप्ट। और इसका हम लोग अभी क्या करेंगे, 2-3 अच्छा क्वेश्चन करेंगे हाई लेवल वाला। देखो ये अगर F है और ये अगर 37 डिग्री है, एक फोर्स है F और ये 37 डिग्री में लग रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स सपोर्ट, ये जो इस F का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा, दैट विल बी cos 37। cos 37 इज 37 3/5 होता है, cos 37 4/5 हो जाएगा, 4f/5। ये इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहा है, इस ब्लॉक को 4f/5 आगे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये इसका ही एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी आएगा, इस फोर्स एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ भी आने वाला है, वो कितना होगा, f sin 37, f sin 37 आना है, f sin 37, sin 37 कितना हो जाएगा, 3/5 है ना, 3/5 भी होगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा,
अभी पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। एक नीचे की तरफ आएगा 50G, एक ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल। हमें क्या करना है, इस ब्लॉक को लिफ्ट करना है आगे की तरफ। वो एक्सेलरेशन वगैरह हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है, वो मैंने इधर पे नहीं पूछा। मैंने बस तुम्हें ये पूछा मिनिमम फोर्स। तुम अगर अच्छा मॉड्यूल में देखोगे ना, तुम्हारे मॉड्यूल में भी अगर देखोगे तो पक्का एक क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा तुम्हें कि मिनिमम फोर्स का क्वेश्चन, ठीक है। और भी दिखाऊंगा पुली के साथ भी कैसे को सॉल्व करना है, सब कुछ आज दिखाऊंगा मैं, ठीक है। मिनिमम फोर्स कैसे निकालना है, मिनिमम फोर्स टू लिफ्ट दैट बॉडी, एक बॉडी को। जैसे कि तुम अगर 100 kg के हो, तो इतना ज्यादा तो सर नहीं हूं, तो सोचो कि तुम अगर 60 kg के हो, ठीक है, तो तुम्हारे जो वेट होगा वो तो तुम्हारा जो वेट होगा वो तो 60G होगा। तो मुझे इधर से कितना फोर्स ऊपर की तरफ देना पड़ेगा तुम्हें ऊपर उठाने के लिए, तो पक्का 60G मिनिमम यूज करना पड़ेगा। 60G मिनिमम मुझे देना पड़ेगा सो दैट आई कैन लिफ्ट यू अप, ठीक है। तो ये मिनिमम फोर्स है, ठीक है। कोई बोलेगा सर 60 तो बैलेंस हो गया, ये तो ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन इट इज द मिनिमम, इतना हमें देना पड़ेगा तो मैं तुम्हें ऊपर की तरफ क्या कर सकता हूँ, लिफ्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो इसमें भी अगर मुझे देखना है तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ अगर फोर्स देखोगे ना तो वो है N+। हमें ऊपर खींचना, हमें उसको ऊपर उठा के लेके जाना है, तो मतलब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो N+F, F में कितना है वो 3/5 है, ठीक है। ये दोनों जब बराबर हो जाएगा, मतलब नीचे अगर 50G है तो ऊपर में भी हमें 50G उसको देना पड़ेगा। लेकिन इस बार मुझे पूरा 50G नहीं देना पड़ रहा है, कि एक नॉर्मल भी है, नॉर्मल हमें सपोर्ट कर रहा है और कुछ नहीं, नॉर्मल हमें सपोर्ट करेगा इस बार। तो F का जो भी वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा, इस बार नॉर्मल हमें सपोर्ट कर रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, नॉर्मल हमें सपोर्ट कर रहा है तो अच्छा हो गया। हमें अभी कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, दैट इज इधर पे 5/3 और ये 500 आ जाएगा और ये N आ जाएगा। तो कुछ इतना हमें फोर्स इधर पे अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आई कैन लिफ्ट दैट ब्लॉक अप, ठीक है। तो ये बात, इस बार सिर्फ ये फोर्स तुम्हें हेल्प नहीं कर रहा है, इस बार ये नॉर्मल भी तुम्हें हेल्प कर रहा है। दोनों मिला के ये 50G को ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेट्स से पर तो नहीं जा रहा है बट ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो उसको लिफ्ट करने के लिए मिनिमम फोर्स अगर तुम्हें चाहिए, मिनिमम फोर्स अगर किसी ने पूछ लिया तो मिनिमम फोर्स इतना ही तुम हमेशा लिखोगे, ठीक है। तुम मत बोलना कि इससे थोड़ा सा ज्यादा, तुम क्या बोलोगे कि इस फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा भी लगाओ तो ये ऊपर चला जाएगा, ये तो बोलोगे, ठीक है। इसको लिफ्ट करना है, इसको लिफ्ट करना है तो मिनिमम फोर्स कितना लगना चाहिए, कम से कम इतना, ठीक है, कम से कम इतना। तो ये हो गया तुम्हारा मिनिमम फोर्स, ये हो गया तुम्हारा मिनिमम फोर्स टू लिफ्ट दैट बॉडी। बट क्या तुम ऐसा सोच रहे हो, बट क्या तुम सोच पा रहे हो, देखना इधर पे, क्या तुम सोच पा रहे हो कि जब हमने इसको लिफ्ट ही कर लिया, जब हमने इसको एक ग्राउंड से लिफ्ट ही कर लिया, देखो थोड़ा सा मैंने इधर पे डिस्टेंस बना दिया, ठीक है, मैंने इसको लिफ्ट ही कर लिया, इधर ऐसे लिफ्ट मैं लिख देता हूं, मैं इधर पे इसको लिफ्ट कर लिया। मिनिमम कितना लगेगा इसको लिफ्ट करने के लिए, तो मैंने लिफ्ट कर लिया, लिफ्ट कर लिया, इसका मतलब ही तो ये हो गया ना कि अभी इनके बीच में नो कांटेक्ट, तभी तो मैं लिफ्ट करूंगा। देखा कहां पे तुम फंस सकते हो, कहां पे तुम फंस सकते हो, देखा। नॉर्मल मैंने क्या बताया था, हेल्प करेगा तुम्हें, मैंने ये बताया था नॉर्मल हेल्प करेगा, तुमने मान लिया कि हाँ सर नॉर्मल हेल्प करेगा, बट मैं तो लिफ्ट कर लिया ना ब्लॉक को, तो कांटेक्ट तो छूट गया, अगर कांटेक्ट छूट गया तो देयर विल बी नो नॉर्मल, तो तुम फंस गए और तुम्हें यह समझ आया कि मिनिमम फोर्स अगर हमें चाहिए तो नॉर्मल को 0 रखना पड़ेगा सर, और नॉर्मल को जब 0 रखोगे तभी जाके तुम्हारा जो फोर्स आएगा वो मिनिमम आएगा, तभी तुम्हारा फोर्स क्या आ जाएगा, मिनिमम आएगा। और वो जो फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, इधर पे 5/3 इंटू 500, ये आएगा आंसर, समझ आ गया, 5/3, ठीक है, ये आएगा आंसर, कितना आ जाएगा, ये इतना न्यूटन, ये है तुम्हारा एफ मिन, ठीक है। पहले मिनिमम इसलिए मैंने नहीं लिखा था कि इधर पे एफ मिनिमम नहीं तो लिख के मैं स्टार्ट करता, बट क्योंकि लिफ्ट कर रहे तो ये पोर्शन तो 0 होना चाहिए ना, क्योंकि लिफ्ट कर रहे मतलब नो कांटेक्ट, लिफ्ट करना मतलब नो कांटेक्ट, अभी सरफेस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, और अगर कांटेक्ट नहीं है
तो नॉर्मल फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, मैंने इधर पे n का वैल्यू 0 लिख दिया। समझ आ गया बात? ये बात था इधर पे। चलो और क्वेश्चन करते हैं, तब तुम और ज्यादा सोच पाओगे, क्योंकि इधर पे कॉन्टेक्ट हो गया, खो गया कॉन्टेक्ट, तो नॉर्मल 0 करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है आज मैं और समझा दूंगा। ठीक है, और फील दे दूंगा तुम्हें। ठीक है, अगर ऐसा हो गया सर, तो अभी तुम्हें बस खेलना है एंगल से। ठीक है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो अभी कोई कोई लोग इधर, कोई कोई महान आत्मा होते हैं कि अभी ये लोग ऐसे कर लेंगे कि ऐसा सर, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इधर से हम लोग फोर्स थोड़ी, देखना ये हेड है हमारा। वेक्टर में मैंने तुम्हें सिखाया कि हेड से कभी हम लोग एंगल नहीं लेते, एंगल हमेशा टेल से लेना पड़ता है। ठीक है, तो टेल के साथ एंगल बनाओ, टेल के साथ, टेल के साथ। ये अगर 60 है तो तुम ऐसा कर लो, इसको तुम आगे कर लो। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था, तुम इसको आगे कर लो। ये अगर 60 होगा तो ये भी 60 होगा कि नहीं? ठीक है, ये 60 होगा कि नहीं? तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा कि नहीं? दैट इज f cos 60, जो आगे लेके जा रहा है इसको। ठीक है, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा कि नहीं, जो f sin 60, जो कि नीचे की तरफ लग रहा है। f sin 60 नीचे की तरफ लग रहा है, समझ आया कि नहीं? और इसका mg नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज 10g नीचे की तरफ लगेगा, 10g भी नीचे की तरफ लग रहा है। मतलब ये फोर्स से हम क्या नहीं कर सकते, इसको लिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब और एक फोर्स लगाना पड़ेगा। इस फोर्स से तो ये दब रहा है, नीचे दब रहा है। ठीक है, और नॉर्मल लगेगा। कोई कोई सोच रहा है सर नॉर्मल क्यों नहीं लगा रहे? अभी ये, अभी के लिए ये नॉर्मल इसको क्या कर रहा है, नॉर्मल इसको बैलेंस कर रहा है। क्या नॉर्मल उसको ऊपर की तरफ खींच सकता है? क्या नहीं, नॉर्मल का एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, यही इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा लेट्स से। उसके अबव तो नॉर्मल उसको ऊपर लेके नहीं जा सकता ना, तो जादू हो जाएगा कि मैं इसको नीचे कर, ये ऊपर जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स इधर से अप्लाई करना है। मुझे क्या करना है, वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना है। मिनिमम कितना अप्लाई करूं ताकि ये ऊपर चले जाए? तो तुम्हें पता चल गया होगा अभी, क्योंकि लिफ्ट करना है तो मतलब नॉर्मल 0 हो जाएगा, तो नॉर्मल को 0 कर दो। नॉर्मल को 0 करने से हमें मिल जाएगा एफ मिनिमम इक्वल टू, क्या मिल जाएगा, एफ मिनिमम जो हमें चाहिए वो कितना हो जाएगा, एफ मिनिमम हमें जो चाहिए वो हो जाएगा हमारा 10g प्लस 10g प्लस एफ साइन 60। ठीक है, अभी एग्जाम में ये एफ का वैल्यू वगैरह दिया रहेगा, अभी तो मैं बस तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसलिए मैं ये सिखाया तुम्हें कि हमेशा ये एफ ही लगेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ये एफ देखो इस चीज को पूरा नीचे की तरफ लेके जा रहा है, तो हमें और एक अप्लाइड फोर्स इधर पे अप्लाई करना पड़ेगा। पहले जो एफ था वही इसको ऊपर की तरफ खींचने का उस टेंडेंसी था, बट ये एग्जांपल में देखोगे तो इधर पे ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है जो इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करे। इसके वजह से मैंने क्या किया, एक मिनिमम फोर्स ऊपर की तरफ ऐड किया, और वो तुम्हारा हो जाएगा 100 एफ, ऐसा कुछ, इतना मिनिमम तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इतना मिनिमम अगर अप्लाई करोगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, गिवन दैट नॉर्मल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट कर रहे, इसका मतलब लिफ्ट हो गया, इसका मतलब नॉर्मल जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, नो कांटेक्ट। अगर कांटेक्ट लॉस हो गया तो कभी नॉर्मल लगेगा ही नहीं। बोलो इतना समझ आएगा? इतना अगर समझ आ गया, चलो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए कितना लिफ्ट करना, मतलब नॉर्मल 0 हो जाना। तो मतलब नॉर्मल तो इधर 0 हो गया सर, नॉर्मल तो इधर पे 0 हो गया, नॉर्मल इधर 0 हो गया, 10 kg को ऊपर करना है, इधर 10 kg मतलब 100 न्यूटन नीचे लगने वाला है, 10g 100 न्यूटन नीचे लगने वाला है, तो 100 न्यूटन को ऊपर करना है, तो पक्का इस धागा में जो रोप है में कितना टेंशन ऊपर की तरफ लगना चाहिए, कम से कम 100 लगना ही चाहिए। इस धागा में अगर 100 न्यूटन लगेगा तो ही तो इसको लिफ्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इधर पे जो नॉर्मल देगा ना ये 0 होगा, नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो ये 100 न्यूटन को, ये धागा में जो टेंशन होगा वो 100 न्यूटन से मिनिमम इस धागा में कितना टेंशन होना चाहिए, 100 न्यूटन होना चाहिए। अगर ये 100 न्यूटन होना है तो ये देखना इस धागा में भी ये कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। बोलो समझ आ रहा है क्या बात? ये भी 100 न्यूटन ही हो जाएगा ना तब। ये तो इजी बात है कि ये 100 होने से ये 100 हो जाएगा, तब क्या है, ये ब्लॉक ऊपर जा पाएगा नहीं, क्योंकि इधर तो नीचे कितना लग रहा है इसको, ये अभी भी कांटेक्ट में है।
ठीक है, अभी भी अगर कांटेक्ट में है तो इसमें एक नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये कांटेक्ट में है, ये कांटेक्ट में है तो इसको एक नॉर्मल लग रहा होगा, ये अभी भी कांटेक्ट में है क्योंकि इधर पे 100 ही लग रहा है, तो इस ब्लॉक को पर नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये ब्लॉक को अगर ऊपर लेके जाना है तो कम से कम मिनिमम 100 आना चाहिए, मिनिमम। ये अगर 100 आएगा तो इस धागा में ये भी 100 हो जाएगा, ये अगर 100 हो गया तो ये 200 है, तो इसको तो तुम कभी खींच ही नहीं सकते हो, ठीक है, वो आराम से बैठा हुआ है। तो कितना फोर्स लगा, तो देखो ये 100, तो इस पुली में अगर देखोगे तो ये भी 100 हो जाएगा, इस पुली में अगर देखोगे पुली का अभी इक्विलिब्रियम देखो 100 हो जाएगा, और इस साइड से में इधर पे 100 लग रहा है, ठीक है। तो पुली में 100 लग रहा है कि नहीं, तो मतलब पुली में लग रहा है 200 न्यूटन नीचे की तरफ, मतलब ये जो फोर्स होगा वो मिनिमम 200 होना चाहिए, ठीक है। तो पहला वाला जो आंसर होगा इसको 1 दे देते हैं नाम, ठीक है। पहला वाला जो आंसर होगा वो हो जाएगा मिनिमम फोर्स, हमें 100 ब्लॉक को अगर ऊपर करना है तो मिनिमम इधर पे हमें कितना लगाना पड़ेगा, 200 न्यूटन लगाना पड़ेगा। समझ आ गया, 200। कोई सोचेगा सर 100 ही तो आपने बोला था, अरे ये 100 तो इधर पे भी 100 होगा, तो पुली में देखो ना 100 दोनों 100, तो 200, तो ऊपर में 200 क्योंकि पुली बैलेंस है, पुली इधर से, पुली में इधर से कुछ लगा के रखा है हम लोग ने, ठीक है, कुछ ऐसे लगा के रखा है, आयरन वगैरह कुछ तो देके लगा के रखा है उसको, ठीक है, नेल करके रखा है। अभी देखो उल्टा है, अगर तुम्हें 20 केजी को अगर ब्लॉक को अगर उठाना है, तो अभी मैंने तुम्हें समझा दिया कहानी कि अगर 20 केजी को उठाना है, देखना, अगर मुझे क्या करना है 20 केजी ब्लॉक को ऊपर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर पे इस स्ट्रिंग में कम से कम 200 लगाना पड़ेगा, तो ही जाके ये 20 केजी ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये नीचे 200 दे रहा था, ये 200 लग रहा होगा, तो इस स्ट्रिंग में भी 200 लग रहा होगा। तो इस पुली में अगर देखोगे ना, ये जो फोर्स हो जाएगा ये 200 और 200, क्योंकि इस पुली में इस तरफ फोर्स लगता है ना, हमेशा फोर्स लगता है क्योंकि ये टेंशन वाला फोर्स है, तो ये जो फोर्स हो जाएगा वो 200 और 200 मिला के ये हो जाएगा तुम्हारा 400 न्यूटन, ठीक है। कम से कम इधर से तुम्हें 400 देना पड़ेगा, तो ही जाकर 200 डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। और क्योंकि ये 100 में ऊपर चला जाता है तो 200 में मतलब ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा उसको, 100 में ये ऊपर जा रहा था तो 200 में उसको कुछ ना कुछ ऊपर, मतलब ऊपर ही रहेगा वो, और कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक 20 केजी व्हेन 10 केजी इज लिफ्ट ऑफ। जब 20 केजी को हम लोग ने लिफ्ट ऑफ किया था, जब 10 केजी जब लिफ्ट ऑफ हुआ था, जब तो हमें मिनिमम फोर्स हमने कितना लगाया था 100, और 100 न्यूटन जब लगाया था, इसको कुछ हुआ क्या, वो तो बैठा ही था ना आराम से, तो इसका एक्सेलरेशन 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ 20 केजी अगर देखोगे तो वो 0 है, पहला वाला कंडीशन, ठीक है। ये समझ आता है बात। जब तुमने इधर से 200 लगाया था तो इसको 100 मिला था, ये लिफ्ट ऑफ हो गया, बट ये तो आराम से बैठा हुआ है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, नहीं है, 0, ठीक है। और कॉन्टैक्ट अगर छोड़ देता है तो नॉर्मल 0, कॉन्टैक्ट अगर नहीं छोड़ता है तो नॉर्मल है अभी कुछ ना कुछ उसके पास, ठीक है। अच्छा, अभी अगर तुम देखोगे डी वाला ऑप्शन में ये उल्टा पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ 20 केजी व्हेन 10 केजी व्हेन 20 केजी इज लिफ्ट ऑफ। जब 20 केजी को लिफ्ट ऑफ किया तुमने, 20 केजी को अगर लिफ्ट करना है तो तुम्हें मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ा था, 400 अगर अप्लाई करोगे, इधर 400 अप्लाई किया था, तो इसमें 200 आया था, इसमें 200, तो ये लिफ्ट ऑफ हो गया। ये तो 100 में ही लिफ्ट ऑफ हो जाता है, तो 21 में तो 400 जब दिया था तो 200 जब इसको मिल रहा था, तो उसके अगर देखोगे तो पक्का वो सरफेस तो छोड़ ही दिया है, 100 में ही वो छोड़ देता है, तो 200 तुमने ऊपर से उसको लगाया है, और इसका मास जो है ना वो कितना है 100 न्यूटन, मास 10 है तो 100 न्यूटन नीचे की तरफ, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ होगा, और कितना हो जाएगा वो, तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स इक्वल टू एम ए, 100 इक्वल टू ट्वाइस ए इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, उसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। बोलो तुम्हें समझ आया कि नहीं, ठीक है, अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल जाता है कहाँ पे मिलता है, ये सब तुम्हें मॉड्यूल में मिल जाता है, ठीक है। कोई भी मॉड्यूल उठाओगे अच्छा इनका, तो तुम्हें ये सब मिल जाएगा, तुम्हें ये सब आना चाहिए कम से कम, ठीक है। पहला वाला तो 0 ही है, ये नहीं था आंसर कौन सा था इस क्वेश्चन का, ये, ठीक है। तो ये देख लो एक बार, तुम्हें समझ आया कि नहीं। सब आंसर मैंने लिख दिया, पहला वाला आंसर ये था, पहला वाला आंसर डायरेक्ट मैंने लिखा क्योंकि उसका फ्री बॉडी बना दिया था मैंने।
और अगर ये समझ आ गया, चलो और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और आगे तुम्हें समझ आएगा। अभी टाइम के साथ वेरी कर सकता है, ठीक है। अभी देखो टाइम, इधर पे एक टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है, जो क्या है ना ऐसा ही है, जो अभी किया है हम लोग ने वो अगर समझ आ गया ऐसा ही तो है, तो अभी टाइम निकालने बोलेंगे। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 10 kg ब्लॉक। 10 kg ब्लॉक को उठाने के लिए तुम्हें कितना चाहिए था, याद है क्या? मैं इधर से 100 देना पड़ा था, 100 नीचे लग रहा है तो, और लिफ्ट ऑफ करना है तो इधर पे नॉर्मल नहीं लगेगा, नॉर्मल 0 लगेगा। तो इसमें 100 दोगे तो इसमें भी 100 ही लगने वाला है ना, आगे इसमें भी 100 लगने वाला है। तो ये 100 पुली को नीचे की तरफ, ये रोप 100 इस तरफ से खींचेगा और ये रोप 100 इस तरफ से खींचेगा, तो पुली में टोटल लग जाएगा 200 न्यूटन। मिनिमम कितना लगेगा? 200 न्यूटन लगने वाला है। तो ऑप्शन पहले वाला का अगर आंसर तुम्हें निकालना है तो मिनिमम फोर्स हमें जो लगना है ना, वो हमें लगना है दैट इज 200, तो ही जाके वो लिफ्ट ऑफ होगा, नहीं तो लिफ्ट ही नहीं होगा। तो 200 लगाना है। तो फोर्स अगर इक्वेशन देखोगे ना तो वो 5t है, तो 5t इजिकल टू हमें क्या करना है, 200 करना है, तो t इजिकल टू हमें क्या करना है, 40 सेकंड लगेगा, 40 सेकंड, ठीक है। मिनिमम इतना टाइम लगेगा, तभी जाके तुम क्या कर सकते हो, इस ब्लॉक को पुल कर सकते हो या तो लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, वही सेम कंडीशन। तो अगर तुम्हें याद है लास्ट क्वेश्चन का अगर रिजल्ट याद है, मिनिमम हमें 400 न्यूटन लगा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर से 200 लगना पड़ेगा ना, इसको अगर ऊपर करना है तो 200 लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो नीचे की तरफ 200 दे के बैठा है अपना, तो इसको 200 इस तरफ देना पड़ेगा। ये अगर 200 होगा तो इस रोप में भी 200 आएगा, तो इस पुली में इस तरफ 200 200 400, तो ये F कितना हो जाएगा, 400। 400 इक्वल टू 5t कर देंगे हम लोग, कर देंगे। इसका मतलब 5t शुड बी इक्वल टू 400, तो इसका मतलब 80 सेकेंड लगेगा उसको पुल करने के लिए, 80 सेकेंड लगेगा। क्योंकि ये जो तुम्हारा टाइम है ना, वो ये जो तुम्हारा फोर्स है ना, वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब 80 सेकेंड हो जाएगा तब जाके ये लिफ्ट होगा, 0 से स्टार्ट होकर 80 जाना पड़ेगा, तो ही जाके ये लिफ्ट होगा, नहीं तो लिफ्ट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एट t इजिकल टू 30। जब t इजिकल टू 30 लगाओगे ना, नहीं पहले एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एट t इजिकल टू 20, जब तुम 20 सेकेंड लगाओगे, 20 सेकेंड, तो फोर्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5t, तो 20 होने से 100 ही लगने वाला है, 20 होने से 100 न्यूटन ही लगने वाला है। मतलब इधर से अगर 100 लगाओगे ना, इधर से अगर 100, देखो ये दिखा दो, इधर से अगर तुमने 100 लगाया तो ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों, इधर पे आधा हो जाएगा दैट विल बी 50, और इधर पे आधा हो जाएगा दैट विल बी 50। तो मतलब इधर जो ब्लॉक लगा हुआ है इसको सिर्फ और सिर्फ ऊपर की तरफ 50 मिलने वाला है। देखो पुली में इस तरफ लगा तो ब्लॉक में ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ कितना लगने वाला है, 50, बट ये तो 100 न्यूटन लेके नीचे बैठा हुआ है। और इधर पे अगर देखोगे ना, ये तो 200 न्यूटन लेके नीचे बैठा हुआ है और तुमने बस इधर से 50 लगाया, तो दोनों ही ब्लॉक कभी क्या नहीं होगा, ऊपर आएगा ही नहीं। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg बोथ विल बी 0। ये आंसर है इसका। ये जो आंसर है ये है इसका आंसर। क्या सबका आंसर तुम एक बार पॉज करके देख लेना, ठीक है। अच्छा, अभी क्या चाहिए, एक्सेलरेशन 30 सेकंड में। 30 सेकंड जब देखोगे ना, 30 सेकंड में क्या हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फोर्स कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150 न्यूटन। 30 अगर बिठाओगे 150 न्यूटन, ये तो चल जाएगा। तो इसके लिए ये चल जाएगा क्या, नहीं दोनों नहीं चलेगा, सही है। 150 जब लगाओगे ना तब भी तो क्या हो जाएगा, जब 150 लगाओगे तो पुली में देखो 150 जब इधर से तुम अप्लाई करोगे ना, तो पुली में ये तो आधा आधा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इधर 75 भी मिल रहा है और इधर पे भी 75 मिल रहा है। मतलब इसको 75 से खींचा जा रहा है और इसको भी 75 से खींचा जा रहा है, बट इसको खींचने के लिए मिनिमम 100 चाहिए। तो अभी भी दोनों ब्लॉक किसमें है, रेस्ट में है। अभी भी इनका एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। चलो इतना समझ आ गया। और लास्ट अगर तुम देखोगे तो 50 सेकंड में चाहिए। चलो 50 सेकंड वाला इधर पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, 50 सेकंड में चाहिए। t इजिकल टू 50 सेकंड में अगर तुम्हें पता है तो 50 सेकंड में फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ था 5t, ठीक है। तो फोर्स लग जाएगा 50 सेकंड में
250 न्यूटन लगने वाला है। ओके, तो इधर एक पुली है, इसमें 250 न्यूटन तुम लगा रहे हो, ठीक है, और इधर से एक तो तुम्हारा क्या है, ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये 250 न्यूटन इधर पे आ जाएगा 125, और इधर पे भी तुम्हारा कितना आ जाएगा 125। ये एक्चुअली नीचे रह जाएगा, तो थोड़ा सा नीचे में ड्रॉ कर देता हूं। ये एक्चुअली ऐसे रहेगा, क्योंकि ये अपना ग्राउंड को छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड पे मतलब इसको लिफ्ट करने के लिए 200 न्यूटन चाहिए, बट तुमने कितना दिया, तुमने 125 भी दिया, तो इससे ये तो नहीं चलेगा। बट इसको 100 चाहिए था, तुमने कितना दे दिया, तुमने 125 दे दिया, मतलब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg अगर देखोगे तो नेट फोर्स अगर देखोगे तो ऊपर की तरफ 125, नीचे की तरफ 100 डिवाइडेड बाई इसका हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25/10, तो ये आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg। ये बात तुम्हें समझना था, ठीक है। और एक इक्वेशन और एक मैं इधर पे दे देता हूं ताकि दोनों ब्लॉक ऊपर चले जाए, ठीक है, और एक इधर पे हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। अभी दोनों ब्लॉक को ऊपर करना है तो तुम्हें 400 से ऊपर तो लगाना ही पड़ेगा। लेट से 500 लगा रहे, ठीक है, 500 लगाने के लिए तुम्हें कितना सेकंड बाद देखना पड़ेगा, 100 सेकंड बाद देखना पड़ेगा। 100 सेकंड बाद इसको देखो तो फोर्स क्या हो जाएगा 5t, ठीक है, तो फोर्स अभी t जब बिठाओगे तो ये आ जाएगा 500 न्यूटन। जब फोर्स 500 न्यूटन लग रहा है तो हमारे पास इधर पे एक पुली होगा, और इसमें से हम लोग इधर पे 500 न्यूटन लगा रहे, तो इधर पे क्या हो जाएगा, ये जो ब्लॉक है ये 100 न्यूटन ही नीचे लगा रहा है, ये ब्लॉक 100 न्यूटन ही नीचे की तरफ उसका लग रहा है, ठीक है। और लेकिन तुम कितना दे रहे हो, ये 500 में से तुम 250 न्यूटन इधर पे दे रहे हो, और 250 तुम इसको भी दे रहे हो, ये नीचे की तरफ 200 ही लगा रहा है, बट इसको तुमने कितना दिया 250 दिया, 250 न्यूटन दिया, तो ये तो इस बार ऊपर जाएगा, ये तो इस बार ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये ऊपर का फोर्स ज्यादा है। दोनों का एक्सेलरेशन इस पर आएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg हो जाएगा 250 ज्यादा है 100 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय उसका मास दैट इज भी 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 150 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर तुम 20 kg का देखोगे तो इस बार उसका क्या हो जाएगा, 20 kg का अगर देखोगे, 20 kg का देखने से 250 माइनस अगर देखोगे तो 200 डिवाइडेड बाय अगर देखोगे तो कितना है, इसका 20 था ना 20, तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय, क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 20। तो ये क्या देखो तो कुछ गलत किया क्या, ओह अच्छा, ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 115 आएगा ये, ये 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ये 150 डिवाइडेड बाय 10 तो 15 मीटर पर सेकेंड आएगा, और ये आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा देख लो, समझ लो, इजी बात है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं, अच्छे से इसको एक बार नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे। तो देखो और एक क्वेश्चन मैंने दिया इस बार 2t स्क्वायर है, 2t स्क्वायर को हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 2t स्क्वायर अगर है इसमें तो मिनिमम टाइम जल्दी जल्दी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। इस बार इतना हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन तुम्हें बता दिया, तो अभी तुम जल्दी जल्दी निकाल सकते हो कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 4 kg, 4 kg को अगर लिफ्ट करना है तो 4 kg तुम्हें पता है कि 4 kg इधर पे 40 न्यूटन नीचे लगाएगा, और 8 kg इधर पे 80 न्यूटन नीचे लगाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्योंकि लिफ्ट करना है तो नॉर्मल तो 0 हो जाएगा, और इधर पे आएगा तुम्हारा टेंशन, इधर पे आएगा तुम्हारा टेंशन, टेंशन दोनों में सेम ही आएगा, तो इसमें जो टेंशन लगेगा वो भी सेम ही लगता है, ठीक है। बट
और 4 kg को अगर लिफ्ट करना है तो मिनिमम तुम्हें 40 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो टेंशन का वैल्यू 40 हो जाएगा। तो इस ब्लॉक में देखो 40 40 80 लगना है, तो मतलब ये जो वैल्यू आएगा वो 80 के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइम जो लगेगा तुम्हारा वो आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 40। तो टी स्क्वायर अगर 40 आ गया तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ जाएगा, 2√10 सेकेंड। ठीक है, इतना मिनिमम टाइम चाहिए, तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बी, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू लिफ्ट 8 kg। 8 kg अगर उठाना है तो इधर 80 80 लगाना पड़ेगा तुम्हें। कितना लगाना पड़ेगा, 80, और इधर पे 80, तो टोटल 160 हो जाएगा। 2t स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 160 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से अगर देखोगे तो √80 हो जाएगा। √80 को मैं लिख सकता हूं, √80 को मैं लिख सकता हूं, दैट इज 4 × 5 इंटू कितना हो जाएगा, 4 × 5, ये आ जाएगा 20, और एक 4 आ जाएगा क्या, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4√5 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा उसको उठाने के लिए, तो उतना टाइम बाद ये ऊपर चला जाएगा, वो ब्लॉक भी ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर देखोगे ना, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में फोर्स बस तुम्हारा कितना लग रहा है, 2 ही लग रहा है। तो फोर्स 2 लग रहा है, तो इसमें 1 बचेगा, इसमें 1 आएगा, तो ये 40 40 चाहिए, तो होगा ही नहीं। ये शायद 10 लिखने वाला था, 2 सेकेंड लिख दिया। ये शायद 10 सेकेंड था, ये 20 था, ये 30 था। ठीक है ना, तो 10 कर दो। तो 10 अगर इधर बिठाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 100, और ये आ जाएगा 200। ठीक है, तो फोर्स आ जाएगा तुम्हारा 200 न्यूटन। 200 न्यूटन अगर इधर पे लग रहा है तो इसको लगेगा 100 और इसको लगेगा 100। 200 तुम लगा रहे हो तो इसमें 100 100 आ जाएगा। तो इसमें 100 लग रहा है तो एक्सेलरेशन तो निकाल ही लोगे अभी। तो इसमें 100 लग रहा है ना, तो 100 ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और वो नीचे अपना कितना दे रहा है, 440, और डिवाइडेड बाय उसका आ जाएगा 4। ठीक है, एक्सेलरेशन इधर से तुम 60/4 इधर पे कर लेना, 60/4 कर लेना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 12 12 कैसे बोल रहा हूँ, 1, और ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 15 मीटर पर सेकेंड। और ये आ गया एक, और इसका अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो ये आ गया तुम्हारा 4 kg का, 4 kg वाला। हमें अगर 8 kg वाला चाहिए तो 8 kg वाला हमें कैसे मिल जाएगा, नीचे कितना लग रहा है, नीचे लग रहा है 80, बट इधर कितना लग रहा है, इधर लग रहा है 100, तो 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाई इसका कितना है 8 है, ये आ जाएगा 20/8। ठीक है, 4 से काटेंगे तो 5, 4 से काटेंगे तो 2, क्या आ जाएगा, ठीक है ना, देखना ये आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके बाद डी चलो निकालते हैं, डी मतलब 20 सेकेंड। अब बस बिठा के तुम निकाल लेना डी और ई। ठीक है, ई वाला तुम्हारा होमवर्क है, अभी तो मैंने सिखाई दिया पूरा कैसे करना है। डी कर देते, इधर 20 जब बिठाओगे ये 400 आ जाएगा, और ये आ जाएगा तुम्हारा 800 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 20 सेकेंड। तो अभी जल्दी जल्दी करते हैं कि इधर पे 800 होने से इधर पे 400 मिला होगा, तो 4 kg वाला को 400 मिल रहा है, और नीचे उसका 40 लग रहा है, और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और ये जो 8 kg वाला है उसको भी 400 ऊपर की तरफ मिल रहा होगा, नीचे वो 80 लगा रहा होगा, और डिवाइडेड बाई 8। तो ये एक्सेलरेशन दोनों का आ जाएगा रेस्पेक्टिव। और एक तुम होमवर्क करना, तुम्हें भी समझ आ जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, चलो आगे। अभी देखो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो कुछ होमवर्क दूंगा इधर पे मैं, बट इधर पे देखना थोड़ा सा चेंज हुआ है सिस्टम। सिस्टम अगर ऐसे चेंज कर देते हम लोग तो क्या कुछ हो जाएगा चेंज, कुछ नहीं होगा। कैसे, अभी अगर देखोगे ये 6 लगेगा, इधर अगर देखोगे तो ये 12 मतलब 120 लगेगा। ठीक है, 6G मतलब 60 लिख देता हूँ, तो इधर 60 न्यूटन लगेगा और इधर 120 न्यूटन लगेगा। बस मुझे ये समझाना है कि अगर ये
60 न्यूटन है तो इसको कम से कम इधर से 60 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो इस रूप में पुली में अगर देखोगे तो 60 न्यूटन नीचे की तरफ लगेगा। समझ आ गया बात? अच्छा, तो अच्छा टेंशन से लिखते, टेंशन लेट्स से ये टेंशन अगर टी है तो इसमें टेंशन कितना लगने वाला है? टी लगने वाला है, ठीक है। और क्योंकि ये देखना पूरा सेम रोप ही है, ऐसे घुमा के गया, तब में टी लगने वाला है, ठीक है। ये देखना ऐसे घूम के गया है, तो इधर से अगर तुमने टी 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 लिया तो इसमें भी टी लगने वाला है, और ये टी होने से ये भी कितना होगा? टी होने वाला है। तो ये जो रोप है इसमें लग जाएगा 2t, टी टी का इस तरफ लगेगा ना 2t, तो इसमें भी 2t लगने वाला है, ठीक है। इसमें 2t लगने वाला है। और ये पुली की जगह देखोगे तो इधर से टी लग रहा है, इधर से टी लग रहा है, तो मतलब ये जो भी है, जो भी तुम्हारा फोर्स पुली पे लग रहा है, जो भी फोर्स तुम्हारा पुली पे लग रहा है, वो फोर्स पुली पे कितना लग रहा है? 3t लग रहा है इस बार। और तुमने जितना फोर्स लाया दैट इज 6t इजिकल टू कितना आ रहा है? 3t, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि कितना टाइम बाद 12 kg को लिफ्ट कर सकते हो। 12 kg को लिफ्ट करने के लिए टी का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए? और 12 kg को अगर लिफ्ट करना है तो कम से कम इधर पे कितना तुम्हारा टेंशन लगना चाहिए? कम से कम ये जो 2t है ना, ये जो 2t है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए न्यूटन। तो t का वैल्यू कम से कम 60 होना चाहिए, तो ही जाके तुम क्या कर सकते हो? उसको लिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो t का वैल्यू इधर पे 60 बिठा के टाइम इधर से निकाल लो, ठीक है। 60 बिठा दिया इधर, इधर आ जाएगा 180, 6, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा? ये लिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और 6 kg को लिफ्ट करने के लिए तो तुम्हारा जो फोर्स है वो 3t हो रहा है, ठीक है। फोर्स पुली में 3t लग रहा है, तो फोर्स इक्वल टू 3t, तो 6t इज इक्वल टू 3t। बट इसका भी t अगर देखोगे ना, अच्छा इसका भी अगर t देखोगे वो भी 60 न्यूटन ही है, तो मतलब 60, तो तुम इधर से समझ सकते हो कि दोनों सेम टाइम पे ही, दोनों क्या हो जाएगा? सेम टाइम पे ही ऊपर जाएगा, दैट इज 30 सेकेंड में ही दोनों, 30 सेकेंड में ही दोनों क्या हो जाएगा? लिफ्ट हो जाएगा। दोनों का सेम टाइम है, क्योंकि ये टी लग रहा था 6 और ये 12 दिया है, और इसमें अगर घुमा के देखोगे 2t लग रहा है, इसमें लग 2t रहा है, ये 6 है, इसमें t लग रहा है, बट ये 12 है, डबल है ना, और टेंशन भी इधर पे डबल हो गया, तो इसलिए दोनों घुमा फिरा के 30 सेकेंड में दोनों लिफ्ट ऑफ होगा। उसके पहले दोनों क्या होगा? सेम ही एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, दोनों सेम ही एक्सेलरेशन से पहले बैठा हुआ है, एक्सेलरेशन दोनों का 0 है। उसके बाद अगर तुम देखोगे, अच्छा चलो अभी सॉल्व करते हैं कि अगर 1 सेकेंड हो गया, फोर्स अगर 1 सेकेंड है, तो ये f जो है ना वो 60 हो जाएगा बस, ठीक है। ये अगर f के जगह में अगर बिठाओगे ना, ये f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3t हो जाएगा। तो t का वैल्यू अगर तुम देखोगे ना, और सिर्फ t का वैल्यू अगर देखोगे ना, सिर्फ और सिर्फ 20 है, 20 न्यूटन है। और 20 न्यूटन, दोनों को 60 चाहिए, तो 20 न्यूटन में दोनों ही 6 kg और 12 kg दोनों आराम से रेस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा इस बार 2 करते हैं, अभी 2 करते, 2 सेकेंड। जब 2 सेकेंड देखोगे, ठीक है, ये कौन सा वाला है? टी। 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में फोर्स कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड जब बिठाओगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 कुछ गलत किया है क्या? 1 सेकेंड में मैंने 6 होना चाहिए था इधर। अच्छा ये 1 सेकेंड मत करो, तो ये बहुत ही कम हो जाएगा। 1 सेकेंड ना करके इसको 10 सेकेंड कर दो, 10 सेकेंड, नहीं तो होगा ही नहीं। ये 10 मैंने किया था शायद, कैसे रफ हो गया, ठीक है। तो ये 10 सेकेंड ही होगा। 10 सेकेंड होने से ही तुम्हारा इधर पे 60 न्यूटन आएगा, ठीक है। 10 सेकेंड रखने से 60 आएगा, तो इधर पे 20 न्यूटन जब रखोगे तो 120 आएगा। 120 न्यूटन जब रखोगे तो अभी तुम्हें पता है 3t बराबर होता है तुम्हारा 120, तो इस बार भी तुम्हारा टेंशन जो है वो 60 से ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है। 60 से ज्यादा नहीं हुआ, 60 से अगर ज्यादा नहीं हुआ तो मतलब ये इस बार भी क्या नहीं होगा? इस बार भी ये ऊपर नहीं जाएगा। इस बार भी दोनों का एक्सेलरेशन अगर देखोगे 6 और 12 का, वो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डी ऑप्शन देखो, डी में ये बता रहा है कि 30 जब बिठाओगे, 30 बिठाने से ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, जब 30 बिठाओगे ना तब ये हो जाएगा 180 न्यूटन। और तुम्हें पता है कि ये 3t इक्वल टू 120 न्यूटन हो गया, तो t इज इक्वल टू तुम्हें पता चला 60 न्यूटन, ठीक है।
टी अभी हमारा कितना आ गया 60 न्यूटन। टी अगर 60 न्यूटन आ गया तो हम अभी इसको कैसे निकाल सकते? टी 60 हो गया तो दोनों को ही 60 न्यूटन चाहिए। ये समझ आ रहा है क्या? दोनों को तो 60 न्यूटन चाहिए ना, तो ही उसको उठा पाओगे। इधर 40 दिया, इसमें 20 दिया, अभी 60 दे रहे हो तो 60 में दोनों लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। लिफ्ट ऑफ, दोनों ही लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। बट लिफ्ट ऑफ होने के टाइम एक्सेलरेशन तो जीरो ही होता है, क्योंकि तुमने 60 चाहिए था 60 दिया, 60 से ज्यादा दोगे 61 दोगे तो जाके एक्सेलरेशन आएगा। इसके लिए दोनों का क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और एक होमवर्क में दे रहा हूं इधर पे, दैट इज इससे अगर थोड़ा सा भी मैं अगर टाइम अगर चेंज कर दिया ना तो जाके मजा आ जाएगा। दैट इज 40 सेकंड में तुम निकाल के सब कुछ ऐसे मैंने जैसे पूरा एनालिसिस किया वो एनालिसिस करो, तो ही जाके अच्छा अच्छा सवाल क्या होगा सॉल्व होगा। नहीं तो सवाल सॉल्व नहीं होगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसे ही एक एक टाइम पे मैंने एनालिसिस करवाया ये सब कि कैसे क्या हो रहा है, कि फोर्स इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे हमारा ब्लॉक लिफ्ट ऑफ हो सकता है। ठीक है, चलो आगे। चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं कि एक हमारे पास स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m रेस्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एट t इज इक्वल टू 0 ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स। देखो टाइम डिपेंडेंट फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। ये जो फोर्स है ना ये टाइम डिपेंडेंट है, मतलब के टी टाइम के साथ ये क्या होगा? वेरी होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि टाइम तो इंक्रीज ही होगा हमेशा। विथ कांस्टेंट के स्टार्ट एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, द फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड एट ए फिक्स्ड एंगल अल्फा above the horizontal. The block stays in contact with the floor until the normal force becomes zero. हमें पता है कि नॉर्मल जब जीरो होता है तभी क्या होगा? ये ब्लॉक नॉर्मल जब जीरो हो जाएगा तभी ये ब्लॉक लिफ्ट ऑफ होगा। उसके पहले तो ये ग्राउंड में रहेगा हमेशा। इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर अंटिल नॉर्मल फोर्स बिकम जीरो। अच्छा ठीक है, हमें ये पता है। द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट इज जस्ट लूज कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर। जब कॉन्टेक्ट लूज हो जाएगा फ्लोर के साथ तब उसका वेलोसिटी कितना था, और डिस्टेंस ट्रेवल ऑन द फ्लोर अप टू दैट इंस्टेंट। मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकालना है, गिवन दैट फोर्स जो है वो टाइम वेरिएबल है, तो मतलब इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। ये अल्फा एंगल दिया हुआ है, ये अल्फा अगर एंगल होगा तो इस तरफ आ जाएगा एफ कॉस अल्फा, और इस तरफ आ जाएगा हमारा, इस तरफ हमारा आ जाएगा एफ साइन अल्फा। और तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये एफ कॉस, क्योंकि इधर पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, फ्रिक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे तब आएगा, तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि फ्रिक्शन नहीं है, तो एफ कॉस अल्फा के लिए ये आगे जा रहा है और इसका मास है m, ये एफ कॉस अल्फा के लिए आगे जा रहा होगा। तो इसका जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ होगा ना, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द ब्लॉक, इस ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है, वो ड्यू टू दैट फोर्स ओनली एफ कॉस अल्फा। एफ कॉस अल्फा के लिए ये फोर्स लगा होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास तुम्हारा क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। इतना हमें समझ आता है क्या? एक्सेलरेशन हमें मिल चुका है क्या? ठीक है, अब बात ये है कि ये कब, ये जो एफ है ना वो केटी है, वो भी लिख देते। चलो एफ जो है ना वो केटी कॉस अल्फा बाई एम, ऐसा लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये कब लिफ्ट ऑफ हो जाएगा? ठीक है, टाइम तो निकालना पड़ेगा, उस जिस टाइम में वो लिफ्ट ऑफ हो जाएगा उसके पहले तक हमें निकालना है। तो कब वो लिफ्ट ऑफ होगा? इसको लिफ्ट करने के लिए इधर से एक mg नीचे की तरफ लग रहा होगा और एक नॉर्मल, लिफ्ट ऑफ के टाइम नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए नॉर्मल लिखा था, बट लिफ्ट ऑफ के टाइम नॉर्मल तुम्हारा जीरो हो जाएगा। लेकिन ये तुम अगर देखोगे ना, ये लिफ्ट ऑफ होने के लिए तुम अगर देखोगे तो एफ साइन थीटा, एफ साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू mg होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा। एफ साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू mg, तब ये क्या हो जाएगा? ये लिफ्ट होने के लिए, तो लिफ्ट करने के लिए फ्लोर से, ठीक है, नॉर्मल तब जीरो हो जाएगा, तो एफ साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू mg। एफ के जगह में एफ का वैल्यू बिठा दो, दैट विल बी केटी। केटी जब बिठा दोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा, इधर से टाइम आ जाएगा, इधर से क्या आ जाएगा? इतना टाइम बाद, ये जो टाइम आया ना, इतना टाइम बाद के साइन अल्फा नीचे चला जाएगा, mg बाई के साइन अल्फा, दिस इज द टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम, अगर इस टाइम से अगर ज्यादा तुम टाइम जाओगे तब तुम्हारा क्या हो जाएगा? लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। मतलब हमें इतना टाइम तक ही हमें सब कुछ निकालना है। क्या क्या निकालना है? इस टाइम में ही वेलोसिटी निकालना है, इस टाइम तक ही तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, ठीक है। दोनों चीज इतना तक ही निकालना है, ये हमें समझ आ गया, ठीक है। इनिशियली सब जीरो था, जीरो से स्टार्ट हुआ है और इतना टाइम तक ही निकालना है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर करोगे तो वो लिफ्ट ऑफ हो जाएगा। वो हमें नहीं पूछा है, हमें सिर्फ एट दैट इंस्टेंट पूछा है। ओके, ये जो एक्सेलरेशन है ना, तुम्हें अगर दिख रहा होगा, ये एक्सेलरेशन टाइम वेरिएबल है, और टाइम वेरिएबल से हमें पता है कि हम कैसे
वेलोसिटी निकालते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन, जब टाइम वेरिएबल होता है तब तुम इसको डीवी बाई डी टी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डीवी बाई डी टी। अभी काइनेमेटिक्स है, अभी हो गया, एनएलएम का सवाल ही नहीं है अभी ये, अभी काइनेमेटिक्स है कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन के जगह में हम लोग लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी। और एक्सेलरेशन आया कितना है वो देख लो, के टी कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई एम आया था। ठीक है, इधर से अगर डीवी को तुम एक साइड में रख दो और dt को एक साइड में लेके जाओ तो के टी ऐसा लिख दो, के कॉस अल्फा, अल्फा इज अ कांस्टेंट बता के दिया है, और इधर t लिख दो, इधर dt लिख दो और इधर m लिख दो, ये सब कांस्टेंट है। तो इधर पे तुम्हें मिल जाएगा कि इनिशियली वेलोसिटी 0 था, इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और जब टाइम उसका देखो कॉस अल्फा बाई एम, ये तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें इंटीग्रेट किसको करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे इंटीग्रेट किसको करना है, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा टी डी टी को। और कहां से 0 टू, वो टाइम क्या था याद है क्या, वो टाइम क्या था, के टी साइन अल्फा, ठीक है ना, बाई एम, अच्छा एम जी बाई, सॉरी एम जी बाई साइन के साइन अल्फा, एम जी बाई के साइन अल्फा, एम जी बाई के साइन अल्फा, एम जी बाई के साइन अल्फा तक हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो डीवी का तो वी हो जाएगा, उसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें भी अगर तुम देखोगे तो कॉस अल्फा ये आ जाएगा, टी डी टी का अगर देखोगे ना, ये लिमिट है, ये लिमिट है इधर, ठीक है, टी डी टी का अगर देखोगे तो टी स्क्वायर बाई 2 आएगा, जिसमें हमें लिमिट बिठाना है 0 टू, और ये अगर देखोगे तो एम जी डिवाइडेड बाई के साइन अल्फा, एम जी डिवाइडेड बाई के साइन अल्फा हमें बिठाना है। ठीक है, चलो इधर बिठा देते हो, आंसर आ जाएगा। तो तुम्हारा जो उस पॉइंट में जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा दैट विल बी के कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई एम, और ये टी स्क्वायर बाई 2 है ना, तो 2 को बाहर कर दो और टी स्क्वायर मतलब सिर्फ इसको बिठा देना है, 0 होने से 0, सिर्फ इसको बिठा देना है। इसको जब बिठाओगे तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा और डिवाइडेड बाई के स्क्वायर आ जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, है ना। तो इधर से एम एम कैंसिल कर देना, एक के कैंसिल कर देना एक, तो इधर एम एम कैंसिल करने से ये आ जाएगा, ये तो नहीं है इधर, तो एम जी स्क्वायर, ठीक है, के तो कैंसिल हो गया, नीचे रहेगा के बाई 2, एम एम कैंसिल कर दिया था एक, 2 के एक कैंसिल कर दिया था और साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी एट दैट टाइम, एट दैट टाइम तुम्हारा वेलोसिटी आ गया। अभी हमें चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल। अगर डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए तो तुम्हें याद होगा कि तुमने इधर से v निकाला है, तुमने, अच्छा मैंने डायरेक्ट लिमिट बिठा दिया था, बट लिमिट के पहले अगर देखोगे ना, यही तो हमारा v है, ठीक है, लिमिट के पहले अगर देखोगे तो dv से अगर देखोगे तो हमें इधर इंटीग्रेट अगर करते तो यही हमारा v आ जाता, ठीक है, अगर लिमिट ना बिठा के ऐसे देखते तो यही हमारा v आ जाता, क्योंकि v से ही हमें, क्योंकि v जो है ना ये फंक्शन ऑफ, हमें अभी डिस्टेंस निकालना है, और v अगर देखोगे ना तो v का जो फंक्शन आया है वो आया है k कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई, अगर देखो ना m, और इधर पे देखो टी स्क्वायर बाई 2 आफ्टर इंटीग्रेटिंग, लिमिट बिठाने के पहले ये आया, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन, ये भी टाइम वेरिएबल है, तो टाइम वेरिएबल अगर फंक्शन है, ये भी टाइम वेरिएबल, v अगर टाइम वेरिएबल है तो उधर से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो v के जगह में हम लोग dx बाई dt बिठाते थे, याद करो, तो v के जगह में dx बाई dt बिठा दो तो dx बाई t, ताकि और एक बार इंटीग्रेट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ये आई होप तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन से इंटीग्रेट करते तो v मिलता है, v को इंटीग्रेट करने से डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। इधर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि ये आगे ही जा रहा है, पीछे कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो k cos अल्फा बाई m ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, ये जब इधर से इधर लेके जाओगे थोड़ा अच्छे से लिख लेना, दैट इज cos अल्फा बाई 2m, और ये आ जाएगा टी स्क्वायर डी टी। डायरेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं तो इधर x आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सब जीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, सब कुछ जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो डायरेक्ट अल्फा बाई 2 आने वाला है। इधर अगर देखोगे टी क्यूब बाई 3 आएगा, टी क्यूब बाई 3, बट हमें कौन सा टाइम में चाहिए, हमें तो ये टाइम, जो टाइम मैंने इधर पे लिखा था ना, ये टाइम में हमें क्या चाहिए था, डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए था, तो ये इधर पे बिठा देना, ठीक है। हमारा होमवर्क है
इक्वल टू mg by sin alpha into this and find answer. Find, ठीक है, आंसर फाइंड कर लेना बस। इसको बिठाओगे तो क्या हो जाएगा, m क्यूब g क्यूब k क्यूब sin क्यूब, ठीक है, एक cos और नीचे sin क्यूब हो जाएगा, बस हो गया। और एक mm काट देना, बाकी इधर पे तुम्हें दिख रहा है कि ये 6 आ जाएगा, ठीक है, आसान है। तो देखो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एनएलएम में, ठीक है, थोड़ा बहुत एनएलएम का कॉन्सेप्ट लगा और बाकी क्या लग गया, काइनेमेटिक्स, बाकी पूरा काइनेमेटिक्स है इधर, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। तो और एक क्वेश्चन अभी मैं इधर पे दिखा रहा हूँ, तुम कम से कम 2 मिनट उसको सोचो के बाद देखो, क्योंकि ये मैंने अभी करने का तुम्हें तरीका अभी सिखाया ना, ये करने का तरीका अभी थोड़ा बहुत सिखाया, तो इसी के रिलेटेड ये इस बार इधर देखना, इस बार फोर्स तुम्हारा वेरिएबल था और इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैं तुम्हारा एंगल जो है ना उसको ही वेरिएबल कर दिया, एंगल जो है उसको वेरिएबल कर दिया, कि फोर्स जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है वो वेरिएबल है, कैसे, एंगल वेरिएबल है। पहले टाइम के रेस्पेक्ट में, अभी देखो एंगल तुम्हारा डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस जितना जा रहा है ना एंगल उतना इंक्रीज हो रहा है। एक फोर्स है, फोर्स है, फोर्स है, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब डिस्टेंस जितना आगे जाएगा एंगल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा तुम्हारा फोर्स होता हुआ जाएगा। तो एंगल भी ज्यादा होगा, डिस्टेंस आगे जा रहा है, एंगल भी ज्यादा होगा, फोर्स भी ज्यादा होगा, ऐसा कुछ इधर पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्लोस टिल्टेड सो दैट एंगल, देख लो। अच्छा, फोर्स का मैग्नीट्यूड शायद सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है mg/3, सिर्फ तुम्हारा क्या हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ। देख लो एक बार, A block of mass m lies on a smooth horizontal floor. A constant force of magnitude, अच्छा constant force constant है, magnitude, but direction देखो, during motion the direction of the force slowly, देखो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स स्लोली टिल्ट्स, ठीक है, धीमे धीमे टिल्ट हो रहा है, मतलब एंगल चेंज हो रहा है, सो दैट द एंगल अल्फा इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल चेंजेस अकॉर्डिंगली, अल्फा इक्वल टू एस, ठीक है, एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल एंड अल्फा इज द कांस्टेंट, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ एंगल अल्फा। देखो हमारे पास इधर पे एक ब्लॉक है, ठीक है, इसमें मैंने mg/3 लगाया, बट ये जो है ना एंगल, ये एंगल ए एस के साथ रिलेटेड है, ये एंगल कैसे रिलेटेड है देख लो अच्छे से, ए एस के साथ रिलेटेड है, ए एस के साथ रिलेटेड है, मतलब ए इज अ कांस्टेंट और एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल। तो एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल का मतलब ये हो गया, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे ना उतना ही एंगल तुम्हारा ज्यादा होगा, उतना ही अगर एंगल ज्यादा होगा उतना ही एंगल तुम्हारा ज्यादा होगा। ये ऐसे चेंज हो रहा है, ये पहले ऐसा है, अभी और ज्यादा डिस्टेंस जाओगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, समझ आ रहा है, ऐसा कुछ है। तो हमें उसका वेलोसिटी का इक्वेशन निकला है, तो हमें ये समझ आ रहा है, हमें क्या समझ आ रहा है कि ये आगे किसके वजह से जा रहा है, ये आगे कौन सा कंपोनेंट के वजह से जा रहा है। तो हमें पता है कि mg/3 का cos अल्फा के वजह से ये आगे जा रहा है, बोलो ये समझ आया क्या, ये mg/3 cos अल्फा की वजह से ये आगे जा रहा है। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन इसमें भी प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन इसमें जो प्रोड्यूस होगा वो कैसे प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास। तो फोर्स अगर देखोगे ना ब्लॉक में, फोर्स जिसके लिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज mg/3, फोर्स कितना है mg/3 cos अल्फा और डिवाइडेड बाई एक m है, तो m ने m को मारा तो ये आ जाएगा g cos अल्फा/3 आ जाएगा। देख लो तो समझ आ रहा है क्या, ठीक है, mm कैंसिल, g cos अल्फा/3 आ जाएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा अब देखना, अभी लिखते हैं अल्फा का वैल्यू लिखते हैं, नहीं तो फील नहीं आएगा कि ये एक्सेलरेशन वेरिएबल एक्सेलरेशन है, क्योंकि अल्फा वेरिएबल है। तो अल्फा अगर वेरिएबल है, अल्फा की जगह में लिखो, अल्फा की जगह में क्या लिख सकते हो, ए एस लिखो डिवाइडेड बाई 3। क्या अभी दिख रहा है तुम्हें कि जो ये जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है वो एस के साथ डिपेंडेंट है। देखो ये एक्सेलरेशन
एस पे डिपेंड है, ये एक्सेलरेशन अगर एस पे डिपेंड है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक वेरिएबल एक्सेलरेशन है। और तुम्हें पता है कि वेरिएबल एक्सेलरेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन है जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एस के ऊपर डिपेंड ऑन एस। तो अगर टाइम के साथ होता है तो डीबी बाई डी लिखते हैं, लेकिन ये एस के साथ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू वी डीबी बाई डी एस। बोलो समझ आया? देखो सब कुछ आ गया, पूरा काइनेमेटिक्स। वी डीबी बाई डी एस तुम्हें इधर पे लिखना पड़ेगा। खत्म आंसर। अगर ये तुम्हें आता है तो हो जाएगा। पहले तो टाइम के साथ हो रहा था ना, अभी डिस्टेंस के साथ हो रहा है, तो डिस्टेंस तो वी डीबी बाई डी एस है ना, डीएस। ये जो तुम्हारा इधर से वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, जो ए है वो डीएस के साथ इधर पे चेंज हो रहा है। इसके वजह से मैं इधर पे लिख सकता हूं कि इधर जो भी ए होगा, इधर पे जो भी ए होगा, ए कितना आया था वो पहले लिख लो, ए कितना आया था वो पहले लिख लो। ए आया था तुम्हारा जी कॉस अल्फा के जगह में हम लोग ने ए एस बिठा दिया था, ठीक है, ए एस इज द एंगल, और डिवाइडेड बाय मैंने कितना बिठाया था, 3 बिठाया था, 3, ठीक है। अभी ए के जगह में तुम इधर पे बिठा सकते हो बी डीबी बाई डी एस। खत्म आंसर। ये करने से आंसर खत्म हो जाएगा। जी कॉस ए एस पाई कितना हो जाएगा, 3। इधर ए एस इज द वेरिएबल, तो डीएस को इस तरफ रखो, तो वी टीवी इजिकल टू क्या हो जाएगा, जी बाई 3। देखना अच्छे से, जी बाई 3, और इधर पे आ जाएगा कॉस ए एस, और साथ में क्या हो जाएगा, डीएस। चलो समझ आ गया। अभी इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, इधर ही कर देते हैं। अभी इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड, और सब कुछ 0 से स्टार्ट होके v में जा रहा है, ठीक है, और इधर पे भी पहले 0 से s तक तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर बाई 2, इधर से आ जाएगा g बाई 3, ठीक है। और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, बट तुम्हें पता होगा कि इसमें चेन रूल लगेगा, ठीक है, इसमें चेन रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि ये s अगर होता तो s, बट ये as है, तो जो भी इंटीग्रेशन, जो भी इधर पे चेन रूल लगाना है उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेन रूल अगर याद है तुम्हें, देखो एक बार दिखा देता हूं। साइन अगर ओमेगा टी डी टी अगर होता है ना, तो हम लोग लिखते हैं साइन का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और ये जो ओमेगा टी, देखना इधर ओमेगा एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना, वो ओमेगा को डिवाइड कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेशन के टाइम नीचे, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना बस, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा। ये जो ए है ना, ए जो कांस्टेंट है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा इधर, ए जो कांस्टेंट है उसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा इधर, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर इजिकल टू, ये उस तरफ लेके जाओ तो 2g बाई 3, 2g बाई 3 साइन ए एस बाई ए, ठीक है। तो v जो आ जाएगा, ये एस को फिर से अल्फा लिख सकते हैं हम लोग। देखो अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एस ही तो दिया हुआ है, ठीक है, इसको फिर से अल्फा लिख दो। तो ये जो आंसर आएगा, आंसर के साथ मैच कराने के लिए बोल रहा हूं, जो बुक में आंसर दिया हुआ है दैट इज 2g साइन, इसको अल्फा फिर से लिख दिया, और इधर 3a लिख देना, और इधर रूट लगा देना, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बोलो समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन अच्छा था, दोनों ही क्वेश्चन अच्छा था, दोनों में देखो काइनेमेटिक्स ज्यादा यूज हुआ है, साथ में थोड़ा बहुत एनएलएम, ठीक है। चलो आगे, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि जेई एडवांस का है फिर से, और इसका अगर तुम देखोगे, इसको तुम रोटेशन से भी इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। रोटेशनल मोशन अगर तुमने पढ़ा है तो रोटेशनल मोशन से, और उसमें भी अगर तुमने टॉर्क का अगर टॉपिक अभी तक खत्म कर लिया है तो तुम टॉर्क से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। बट हमने अभी तक एनएलएम ही पढ़ा है, ठीक है। तो एनएलएम का कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एनएलएम का कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे इसको। तो देखना इधर पे एक क्या दिया हुआ है, एक गड्ढा है हमारे पास, एक होल है, एक इंक्लाइन में ही एक होल है। तो इधर पे एक फुटबॉल फंस गया है, ठीक है, इधर पे फंसा हुआ है ये,
ठीक है, तो हमें ये पूछा है कि रोल, रोल मतलब समझ रहे हैं, ऐसे घूमना, ये घूमते घूमते देखना ये कितना, ये जो एंगल है ना, इसको हम लोग अभी टिल्ट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये एंगल ऐसे ऐसे टिल्ट हो रहा है, तो इस एंगल का कितना मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कर दे कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग। देखो ये ऐसे अगर फेंका हुआ है तो ये तो अभी कभी, ये देखो ये फुटबॉल है, ये इस गड्ढे, ये इधर देखो एक होल है, इस गड्ढे में वो गिर गया, ठीक है, ये कभी ऐसा ही रहेगा हमेशा और रोल होगा ही नहीं। तुम अगर इस एंगल को थोड़ा बहुत इंक्रीज करोगे तो कितना एंगल तक इंक्रीज कर सकते हैं, तब भी ये गिरेगा नहीं, रोल नहीं करेगा, लेकिन उससे थोड़ा भी ज्यादा कर दोगे तो गिर जाएगा, मतलब रोल हो जाएगा। तो रोलिंग का कंडीशन इधर पे, ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए। देखना इधर पे, इधर से मैं पहले दिखाता हूं कि तुम्हें नॉर्मल ये बात तुम्हें समझ आता है कि नहीं। देखो कि इसका जो mg है ना वो इस तरफ लग रहा है, इसका जो mg है ना वो इस तरफ लग रहा है, वो पहले एक बार देख लेना। और ये एक नॉर्मल इस तरफ लग रहा होगा और इसके साथ भी कांटेक्ट है तो ये भी नॉर्मल लग रहा होगा। नॉर्मल हमेशा सेंटर से जाता है, ये स्पेयर है, पहले सेकंड क्लास में बताया था, ठीक है। इसका एक नॉर्मल इधर से लगेगा और इसका एक नॉर्मल इधर से लगेगा, ठीक है। अगर रोल करना है, अगर क्या करना है, रोल करना है, तो रोल करना है मतलब ऐसे ऐसे रोल हो जाएगा, समझ आया क्या? इसको ऐसे करोगे तो ये ऐसे रोल हो जाएगा। तो अगर रोल होना है तो ये कॉन्टेक्ट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉन्टेक्ट जब इसके साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा तो कभी रोल होगा क्या? नहीं होगा ना। तो ये कॉन्टेक्ट पहले हटना चाहिए। ये देखो जितना एंगल बढ़ाओगे ये कॉन्टेक्ट इतना ही क्या हो सकता है, मतलब वेनिश होने का चांसेस है, ठीक है। अच्छा, और रोल देखो, ये अगर पूरा इंक्लाइन को तुम अगर पूरा तेरा करोगे, ये बॉल ऐसे घूमते 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 इसका जो ये सेंटर जब इधर आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा घूमेगा ना, और देखो ऐसा हो जाएगा कभी, देखो ये सेंटर जब इधर आ जाएगा, ये बॉल जब ऐसा हो जाएगा, तब इसका mg, ये देखना नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये तुम्हारा mg है। mg जब इस साइड से और ये जब पूरा ऐसा बन जाएगा तो इसका नॉर्मल भी ऐसे जाएगा और mg भी ऐसे जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में मैक्सिमम चांस रहेगा, मतलब इससे थोड़ा भी अगर ज्यादा तुमने एंगल किया तब जाके ये क्या हो जाएगा, रोल डाउन हो जाएगा, ये रोल करते करते नीचे आ जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर देखो ना, जब mg इधर पे है, ये जब mg इधर पे है, ठीक है, तब तो नॉर्मल ऐसे लगने वाला है, ठीक है। तो कभी ये mg देखो इधर पे कौन इसको रोल कराएगा, कौन इसको रोल कराएगा, mg रोल कराएगा, उसका वेट, खुद का वेट। तो खुद का वेट रोल कराने के लिए खुद का वेट को ये ऐसा उसको बनना पड़ेगा सबसे पहले। इसको इंक्लाइन को तुम इसको एंगल जब इंक्रीज करोगे तो ये बॉडी सबसे पहले ऐसे तुम्हारा उसमें आना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन में आना पड़ेगा, ऐसे सिस्टम में जब आएगा उसके बाद थोड़ा सा भी अगर इस तरफ चला गया तो इसका mg उसको, ठीक है, अभी मैं वर्ड नहीं बोल रहा हूं, दैट इज टॉर्क, मैंने बोला ना टॉर्क से उसको सॉल्व करते हैं। तो इधर पे एक फोर्स, टॉर्क मतलब घुमाना, इसको घुमाने के लिए mg जब इस पॉइंट से इस पॉइंट से थोड़ा भी अगर इस पॉइंट शिफ्ट हो गया इसका mg, तब जाके ये जो बॉल है ये mg इसको इस तरफ घुमा देगा, ठीक है। नॉर्मल तो अभी नॉर्मल का थोड़ा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा कुछ, बट mg इसको घुमा देगा। mg इसको घुमाने के लिए इसका जो भी पॉइंट है, इसका जो भी तुम्हारा सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो, या इसका सेंटर ऑफ मास में पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो इसका जो भी मास इधर से लग रहा होगा वो एक्चुअली इसके ये लाइन में आना चाहिए होगा, तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ गया कि इस इंक्लाइन को फिर से अगर हम लोग ड्रॉ करते तो मैक्सिमम केस अगर हमें देखना है, मैक्सिमम केस के लिए अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते तो हम ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते। देखना इसके साथ थोड़ा बहुत उसका कॉन्टेक्ट रहेगा, ठीक है, कॉन्टेक्ट अभी तक लूज नहीं हुआ, ऐसे देखना ये हो गया हमारा, ठीक है। और इधर से देखना ये कॉन्टेक्ट अभी भी कॉन्टेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्ट उसका बंद हो जाएगा, मतलब ये मैक्सिमम, ये थीटा मैक्स में भी इसके साथ थोड़ा बहुत कॉन्टेक्ट होगा, थीटा मैक्स से थोड़ा भी अगर ज्यादा कर दोगे तो उसका कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इधर अगर देखोगे ना तो अभी ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें इसका सेंटर और ये पूरा अलाइन हो चुका है, इधर mg लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, और इधर ही तुम्हारा नॉर्मल लग रहा होगा, समझ आ गया। ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, तुम्हारा ये ब्लॉक रोल हो सकता है, उसके बाद रोल हो सकता है। तो ये जो थीटा मैक्स है यही हमें निकालना है, ठीक है, तब एंगल कितना बन रहा है वो हमें निकालना है, यही थीटा तुम्हारा मैक्स है, थीटा मैक्स, ठीक है। आई होप तुम्हें थोड़ा बहुत समझ आया कि ये घूमेगा कब,
जब ये सेंटर थोड़ा, जब इसको जितना शिफ्ट करोगे ना ये इतना इतना आएगा आएगा, अभी भी रोल नहीं हो रहा है, रोल नहीं हो रहा है, मतलब इसका सेंटर और नॉर्मल सेम उसमें आ गया, उसके उससे थोड़ा भी अगर चला जाएगा ये, और अगर एंगल थोड़ा सा टिल कर दोगे तो ये घूम जाएगा। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमें अभी एंगल निकालना है, ठीक है। ये एंगल निकालने के लिए तुम इधर पे क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा समझने के लिए इसको थोड़ा सा और ऐसे कर दो, इधर कर दो, ठीक है। और क्योंकि ये सब तुम्हारा एक सर्कल ही है तो ये भी तुम्हारा रेडियस आर हो जाएगा, ठीक है। ये भी रेडियस तुम्हारा आर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ हमें मिलता है क्या, और कुछ हमें अगर मिलेगा तो ही जाके होगा कुछ। और इधर से इधर ये लाइन को तुम मैच करा सकते हो क्योंकि यही तो इंक्लाइन है, तो ये एंगल, और ये हमें दिख रहा है कि ये थीटा होने से, ये 90 होने से ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होने से ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 माइनस थीटा होगा। क्यों, देखो इधर पे समझ आ रहा है क्या, ये आर है और ये आर है, ठीक है। ये दोनों आर है, ठीक है, ये दोनों आर है, ठीक है। और ये अगर ये थीटा है ना, ये थीटा मैक्स है तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा मैक्स होगा, ठीक है। तो ये 90 माइनस थीटा ही लिख रहा हूं अभी के लिए, ये आर है, ये आर है, ये दोनों अगर साइड बराबर होगा तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल अगर देखोगे तो 90 माइनस थीटा मैक्स, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा मैक्स होगा। और इधर से एक काम करना, ये सेंटर है ना, सेंटर ओ लिख देता हूं, इधर से एक काम करो, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप इधर पे तुम डाल दो, ठीक है। ये अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप अगर डालोगे, क्योंकि ये दिया हुआ है, देखना ये तुम्हारा डिस्टेंस दिया हुआ है, क्योंकि अभी भी तो कांटेक्ट में है ना, उसके बाद ये 2r खत्म हो जाएगा, बट अभी भी जो लिमिटिंग कंडीशन में भी ये दोनों कांटेक्ट में है, मतलब इनके बीच में 2r का ही डिस्टेंस होगा, तो मतलब ये r का डिस्टेंस होगा, ये r का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इधर से अगर तुम एक ट्राइंगल लेके, ये अगर तुम्हारा cos 90 माइनस थीटा मैक्स अगर लगाओगे ना तो तुम्हें मिल जाएगा, cos क्या होता है, बेस बाय हाइपो। देखना ये ट्राइंगल में बेस अगर देखोगे तो r मिल जाएगा, और हाइपोटेनियस अगर देखोगे तो r मिल जाएगा, तो cos 90 माइनस थीटा मैक्स हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, r बाई r हो जाएगा, ठीक है, r बाई r हो जाएगा। ऐसा कुछ है क्या, हाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, देख लो वही तुम्हारा थीटा मैक्स है, ठीक है। उन्होंने थीटा लिखा है, हमने थीटा मैक्स लिखा है, तो ये कंडीशन जब हो जाएगा तब जाके तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसके ये लिमिटिंग कंडीशन है, उसके बाद जाके ये रोल हो जाएगा, ये पलट जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको रोटेशनल मोशन से कर सकते, टॉर्क का कॉन्सेप्ट से कर सकते, और इसको कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग से भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग में सिखाऊंगा तुम्हें, तो टपलिंग बोलते, टपलिंग मतलब ऐसे घूम जाना, जैसे अगर तुमने मूवी देखा होगा, ठीक है, मूवी में क्या होता है, ऐसे गाड़ी जाता है, एक्सीडेंट होता है, ऐसे घूम जाता है ना, दैट इज टॉपल करना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग से भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। बट हमने अभी कॉन्सेप्ट ऑफ किससे सॉल्व किया है, बेसिक नॉलेज से। ये बेसिक नॉलेज से एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है कि कब ये टपल हो सकता है, कब ये घूम सकता है, जब ये mg और ये नॉर्मल सेम लाइन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये घूमने का अभी उसका पूरा प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। अभी थोड़ा सा भी अगर एंगल ज्यादा करोगे तो ये घूम जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से ये लेक्चर को भी पूरा एब्जॉर्ब करके आना, पूरा रिवाइज करके आना, और उसके बाद देख लो ये सब तुम्हारा क्या है, वेरिएशन है। अगर ये सब वेरिएशन अगर पकड़ पा रहे हो तो तुम क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो। इधर से कॉन्सेप्ट सीखना है, इतना ज्यादा क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम लोग इस चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट डायरेक्ट, इसका अगर देखोगे तो टॉपिक्स बहुत कम है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा है, इसलिए हम लोग ऐसे सीख रहे हैं इसको, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जरूर पढ़ के आना और बताना अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाय बाय।